नमस्कार साथियों, राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। तो साथियों, राजस्थान में कृषि आज का हमारा टॉपिक है और इसके बाद एक टॉपिक और बचा है आपका राजस्थान में खनिज। उसके बाद आपकी राजस्थान लेबर असिस्टेंट की जो पूरा सिलेबस की जो राजस्थान जी के है वो मैंने पढ़ा दी है। आपका जो कृषि टॉपिक है वो अब ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद एक टॉपिक और बचेगा राजस्थान के खनिज। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं राजस्थान में कृषि के बारे में। तो ये वीडियो जो है वो राजस्थान के कृषि की संपूर्ण जो है पूरी जानकारियों के साथ है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 सहित है, पूरे नए आंकड़े इसमें मैंने डाले हैं। इसके अलावा आपको बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है। इस नोट्स को आप कवर कर लोगे तो यूँ समझो राजस्थान कृषि का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, राजस्थान में 3 प्रकार की जो है फसल होती हैं। एक तो होती है खरीफ की फसल, जिसे हम सावणु या फिर सियालू की फसल भी कह देते हैं। दूसरी है रबी या उनालू की फसल और तीसरी होती है जायद की फसल। तो खरीफ या सावणु या सियालू की फसल की मैं सबसे पहले बात करूँगा। तो खरीफ की जो फसल है, जिसे हम सावणु या सियालू की फसल कहते हैं, ये जून या जुलाई में ये बोई जाती है और जून जुलाई में बोने के बाद सितंबर अक्टूबर के महीने के आसपास ये काटी जाती है। तो यहाँ पर जून जुलाई में इसको बोएंगे और उसके बाद कटाई का समय है इसका सितंबर अक्टूबर का महीना। उसके बाद रबी या उनालू की फसल इसके तुरंत बाद बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में और उसके बाद फरवरी मार्च के आसपास ये काटी जाती है। फिर बात करते हैं हम जायद की फसल। फरवरी मार्च और अप्रैल की बात करें, इसके जस्ट बाद रबी की फसल के बाद मार्च अप्रैल में जो है जायद की फसल बोई जाती है और जून जुलाई के आसपास जायद की फसल जो है काटी जाती है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैंने बात करी थी खरीफ या सावणु या सियालू की फसल, फिर मैंने बात करी रबी या उनालू की फसल, फिर मैंने बात करी जायद की फसल। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। रबी या उनालू की फसल जो है अक्टूबर नवंबर में जो है बोई जाती है और फरवरी मार्च में काटी जाती है। जायद की फसल जो है वो मार्च अप्रैल में बोई जाती है, जून जुलाई में काटी जाती है। तो यहाँ पर ये फसलें जो हैं आपको जो है पता होनी चाहिए कब बोई जाती हैं, कब जो है काटी जाती है। तो खरीफ की फसल जून जुलाई में बो करके सितंबर अक्टूबर में उसको काटते हैं। उसके बाद जस्ट बाद रबी की फसल बोते हैं। जब खरीफ की फसल काटी जाती है उसके जस्ट बाद जो है काटने के बाद रबी की फसल को बोते हैं और उसके बाद जब रबी की फसल काटी जाती है तो उसके जस्ट बाद जायद की फसल बोई जाती है। तो ये तीनों फसलें जो हैं आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ फसल उत्पादन जो हुआ 2019-20 में, उसके नए आंकड़े जो है वो पूछे जाते हैं कि 2019-20 में जो उत्पादन हुआ वो कौन सी फसलों का हुआ और कौन सी फसल राजस्थान में प्रथम स्थान पर रही। इसके बाद जो जारी होगा वो 2021 का होगा। 2022-23 में 2021 का आंकड़ा आएगा। तो अब 2021-22 में 2019-20 का जो है उत्पादन पढ़ना पड़ता है, क्योंकि पिछले साल का ही उत्पादन इस साल क्वेश्चन के रूप में आएगा, क्योंकि इस साल तो उत्पादन जो है अभी दर्शाया नहीं जा सकता, वो अगली बार आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ बाजरे की। तो बाजरे का जो है राजस्थान में जो है इसका प्रथम स्थान रहा है। राजस्थान का बाजरे के उत्पादन में पहला स्थान रहा है, दूसरा उत्तर प्रदेश का रहा है। राई या सरसों के उत्पादन में भी राजस्थान प्रथम स्थान पर, हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा है। पोषक या अनाज के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान, कर्नाटक का दूसरा स्थान रहा है। कुल तिलहन के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम और गुजरात का द्वितीय स्थान रहा है। उसके बाद कुल दलहन के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान, महाराष्ट्र का जो है द्वितीय स्थान रहा है। चने के उत्पादन में बात करूँ, राजस्थान का प्रथम स्थान, महाराष्ट्र का जो है वो सेकंड स्थान रहा है। जबकि मूंगफली के उत्पादन में बात करूँ मैं तो गुजरात का जो है पहला स्थान रहा है और राजस्थान का दूसरा स्थान रहा है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। मूंगफली का उत्पादन जो है वो उसमें राजस्थान दूसरे स्थान पर है, गुजरात इसमें प्रथम स्थान पर है, क्योंकि गुजरात जो है राजकोट जो स्थान है गुजरात का, वो मूंगफली के उत्पादन में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। तो इस वजह से गुजरात का उत्पादन जो है, गुजरात में मूंगफली का उत्पादन ज़्यादा होता है, दूसरे स्थान पर राजस्थान में होता है। सोयाबीन की मैं बात करूँ तो सोयाबीन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। इसका जो है प्रथम स्थान जो है सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का है। उसके बाद दूसरा स्थान जो है सोयाबीन के उत्पादन में महाराष्ट्र का है और राजस्थान का सोयाबीन के उत्पादन में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। तो आपसे पूछा जाएगा राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो राजस्थान का स्थान कौन सा सोयाबीन के उत्पादन में? राजस्थान का थर्ड पोजीशन है। ठीक है, पहला स्थान मध्य प्रदेश का, दूसरा महाराष्ट्र का, तीसरे स्थान पर सोयाबीन के उत्पादन में कौन है?
राजस्थान, और मूंगफली के उत्पादन में जो है राजस्थान दूसरे स्थान पर है। ग्वार की मैं बात करूं तो ग्वार के उत्पादन में राजस्थान जो है पहले स्थान पर है। 78.62% लगभग जो है ग्वार का उत्पादन राजस्थान में होता है, 78.62%। तो ये दोस्तों आर्थिक समीक्षा में ये सारणी दी गई है, और इस सारणी से सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। इस वजह से इस सारणी को आपको याद रखना है, ठीक है। राजस्थान की पोजीशन आपको याद रखनी है। देखिए, बाजरे के उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर, राई और सरसों के उत्पादन में राजस्थान अग्रणी रहा है, पोषक और अनाज के उत्पादन में भी राजस्थान प्रथम स्थान पर, तिलहन के उत्पादन में भी जो है राजस्थान प्रथम स्थान पर, कुल दलहन के उत्पादन में भी राजस्थान प्रथम स्थान पर, चने के उत्पादन में भी राजस्थान प्रथम स्थान पर, मूंगफली के उत्पादन में जो है गुजरात प्रथम स्थान पर, राजस्थान का दूसरे स्थान है। सोयाबीन के उत्पादन में राजस्थान तीसरे स्थान पर, ग्वार के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर। तो जो है आपसे इनके उत्पादन के बारे में पूछा जा सकता है। किसी भी एग्जाम को आप दोगे तो इस सारणी से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि आर्थिक समीक्षा में ये सारणी सीधी सीधी दी गई है। तो यहाँ पर ये आपको याद रखनी होगी। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ खाद्यान्न फसलों की, अर्थात जिनको खाने के रूप में हम काम में लेते हैं। तो राजस्थान का खाद्यान्न के उत्पादन में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। खाद्यान्न का मतलब जो अन्न हम खाने के रूप में काम में लेते हैं, जैसे गेहूँ, जौ वगैरह, बाजरा, चना, तो ये खाने के रूप में इनको हम काम में लेते हैं, तो इनको हम खाद्यान्न बोलते हैं। इनके उत्पादन में राजस्थान चौथे स्थान पर है, ठीक है। तो राजस्थान का इसमें चौथा स्थान है। उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान में सर्वाधिक खाद्यान्न को उत्पादन वाला जो जिला है वो कौन सा है? अलवर जिला। तो अलवर में खाद्यान्न का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो खाद्यान्न का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में होता है? अलवर डिस्ट्रिक्ट में होता है। और सर्वाधिक खाद्यान्न का क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर। तो सबसे ज़्यादा खाद्यान्न का क्षेत्रफल कौन से ज़िले में है? बाड़मेर में है। मतलब जो है इस बाड़मेर ज़िले में सबसे ज़्यादा जो है खाद्यान्न को बोया जाता है, लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा किस में होता है? अलवर में होता है। तो यहाँ पर यही ध्यान रखना है आपको। उत्पादन वाला जिला पूछे, खाद्यान्न के उत्पादन वाला जिला अलवर, खाद्यान्न के क्षेत्रफल वाला जिला पूछे जाए बाड़मेर। ये दोनों आपको याद रखने होंगे। अगला है राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? गेहूं का होता है। तो गेहूं जो है सबसे ज़्यादा जो है उत्पादित होता है राजस्थान में खाद्यान्न की फसलों में। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान में खाद्यान्न की फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? बाजरा है। सर्वाधिक उत्पादन जो होता है खाद्यान्न फसलों में गेहूं का होता है, और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर बाजरे को बोया जाता है। अब बात करते हैं खाद्यान्न की फसलों की। कौन कौन सी खाद्यान्न की फसल हैं? जैसे कि गेहूं भी एक खाद्यान्न फसल है, और ये रबी की फसल मानी जाती है। उसके बाद बात करते हैं हम, इसका उत्पादन जो है गंगानगर ज़िले में सबसे ज़्यादा होता है गेहूं का उत्पादन, और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर भी ये गंगानगर में बोया जाता है। इसकी कुछ किस्में हैं, जैसे कि सोनालिका, कल्याण सोना, कोहिनूर, गंगा सुनहरी, मैक्सिकन, सरबती, ये जो है गेहूं की किस्में हैं। और गेहूं के उत्पादन में राजस्थान का 5वां स्थान है। राजस्थान का गेहूं के उत्पादन में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन जो है कहाँ पर होता है? गंगानगर में। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गंगानगर में बोया जाता है। रबी की फसलों में आता है। और प्रमुख किस्में जो हैं इसकी सोनालिका, कल्याण सोना, कोहिनूर, गंगा सुनहरी, मैक्सिकन और सरबती हैं। और 5वें स्थान पर राजस्थान है। अगली खाद्यान्न फसल है जौ। ये भी रबी की फसल में आती है। इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है जयपुर में, और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भी ये जयपुर में बोई जाती है। जौ का उत्पादन सर्वाधिक ध्यान रखना है कहाँ पर होता है? जयपुर ज़िले में। और इसकी कुछ किस्में हैं, जैसे कि राजकरण, ज्योतिकरण। तो ये दोनों जो है राजकरण और ज्योतिकरण, ये जौ की किस्में हैं। और इसका भी जो है उत्पादन में राजस्थान 5वें स्थान पर है। तो राजस्थान का गेहूं और जौ दोनों के उत्पादन में 5वां स्थान है। उसके बाद अगली खाद्यान्न फसलों की बात करेंगे हम, तो उनमें जो है अगली लेते हैं चना। चना भी रबी की फसल है, और चना का सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर ज़िले में होता है, और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भी ये बीकानेर में बोई जाती है। दलहन फसलें जो हैं उनमें सर्वाधिक चने का उत्पादन होता है। तो दलहन फसलें मतलब जो दाल वाली जो फसलें हैं उनमें जो है चना सर्वाधिक जो है उत्पादित होता है, और चने का उत्पादन सबसे ज़्यादा बीकानेर में होता है। अगली बात करते हैं खाद्यान्न फसलों में हम बाजरे की। तो बाजरा जो है एक खरीफ की फसल है, और बाजरे का उत्पादन सर्वाधिक होता है अलवर ज़िले में, लेकिन बोया जाता है सबसे ज़्यादा बाड़मेर में, और उत्पादन अलवर ज़िले में बाजरे का सबसे ज़्यादा होता है।
राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? बाजरा है, और बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। पूरे देश में बाजरे के उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है, और अलवर में सबसे ज़्यादा राजस्थान में जो है बाजरे का उत्पादन होता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बाजरा बाड़मेर में बोया जाता है। मक्का की बात करें तो मक्का भी खरीफ की फसलों में आता है, और मक्का जो है ये भीलवाड़ा में सर्वाधिक उत्पादित होता है, और बोया भी सबसे ज़्यादा भीलवाड़ा में जाता है। मक्के का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? भीलवाड़ा में। इसकी कुछ किस्में हैं, जैसे कि माही कंचन, माही धवल, सविता। तो ये मक्का की किस्में हैं, माही कंचन, माही धवल और सविता। ये किस्में जो हैं ये भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो आता है वो आता है कहाँ पर इनका उत्पादन होता है। तो सबसे ज़्यादा मक्के का उत्पादन होता है भीलवाड़ा में। ज्वार की बात करें तो ज्वार का जो उत्पादन है सबसे ज़्यादा जो है अजमेर में होता है। ये भी खरीफ की फसल है ज्वार, ये भी खाद्यान्न फसलों में आती है, और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भी कहाँ बोई जाती है? अजमेर में बोई जाती है। तो ज्वार का ध्यान रखना है, ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन होता है अजमेर ज़िले में। तो अजमेर में इसका सर्वाधिक उत्पादन, और अजमेर में ही सर्वाधिक क्षेत्रफल पर ये ज्वार जो है बोई जाती है। राजस्थान ज्वार के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। चावल की बात करें तो ये भी खरीफ की फसल है, और चावल का सर्वाधिक उत्पादन जो है बूंदी में होता है, और बूंदी ज़िले में ही सर्वाधिक चावल को जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर इसको बोया जाता है। तो बूंदी डिस्ट्रिक्ट जो है वो चावल की फसल में अग्रणी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी कुछ किस्में हैं, जैसे कि माही सुगंधा, बासमती चावल, चंबल, रत्ना, कावेरी, परमल। तो ये इसकी कुछ किस्में हैं चावल की, माही सुगंधा, बासमती, चंबल, रत्ना, कावेरी, परमल। तो ये चावल की किस्में हैं, और देश की सबसे बड़ी खाद्यान्न फसलों में भी चावल मानी जाती है। तो सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है चावल। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन अलवर में, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बाड़मेर में बोया जाता है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन भीलवाड़ा में, और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भीलवाड़ा में बोया जाता है। माही कंचन, माही धवल, सविता जो है इसकी कुछ किस्में हैं। ज्वार की बात करें तो ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन जो है अजमेर में होता है, और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भी अजमेर में बोई जाती है। देश में इसमें जो है चावल ज्वार के उत्पादन में तीसरा स्थान है। चावल का उत्पादन बूंदी में सर्वाधिक होता है, बूंदी में ही सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया जाता है। माही सुगंधा, बासमती, चंबल, रत्ना, कावेरी, परमल, ये इसकी किस्में हैं, और सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल भी चावल को ही माना जाता है। अब दालों के बारे में बात करते हैं। तो दालों का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सर्वाधिक उत्पादन की मैं बात करूं तो इसका उत्पादन नागौर ज़िले में होता है। तो दालों के उत्पादन में राजस्थान जो है पहले स्थान पर है। तो कुल दलहन के उत्पादन में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? पहला स्थान रखता है, और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर दालें चूरू ज़िले में बोई जाती हैं। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है दालों का? नागौर ज़िले में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है, और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो है ये चूरू ज़िले में बोई जाती हैं। तो ये दोनों जो है वो आपको ध्यान रखना है। दालें राजस्थान में सर्वाधिक इनका उत्पादन कहाँ होता है? नागौर ज़िले में इनका सर्वाधिक उत्पादन होता है, और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कहाँ बोई जाती हैं? ये चूरू ज़िले में। तो राजस्थान कुल दलहनी फसलों के उत्पादन में पहले स्थान पर है। तो नागौर चूरू ये आपको ध्यान रखने, दोनों रेगिस्तानी ज़िले हैं नागौर और चूरू, और यहाँ पर दालों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। नागौर में सबसे ज़्यादा, और चूरू में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर दालें बोई जाती हैं। आगे हम बात करते हैं कुछ फसलों की बात, और उनके उत्पादन कहाँ पर ज़्यादा होते हैं। उड़द ये खरीफ की फसल है, और इसका सर्वाधिक उत्पादन बूंदी ज़िले में होता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो है बूंदी में बोई जाती है। उसके बाद बात करते हैं हम उड़द के बाद अरहर की। अरहर भी खरीफ की फसल है, और अरहर का जो उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है वो बांसवाड़ा में होता है, और बांसवाड़ा में ही सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है। तो अरहर का ध्यान रखना है, बांसवाड़ा, अरहर बांसवाड़ा। मोठ की बात करें तो मोठ के बात करें तो ये भी खरीफ की फसल है, और बीकानेर ज़िला जो है इसके उत्पादन में पहले स्थान पर है, और चूरू ज़िला जो है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर चूरू में जो है ये बोई जाती है। मोठ के उत्पादन में बीकानेर का जो है कौन सा स्थान है? बीकानेर जो है सर्वाधिक मोठ का उत्पादन करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मोठ के उत्पादन में बीकानेर का जो है प्रथम स्थान है।
तो बीकानेर में सबसे ज़्यादा मोठ बोई जाती है और इसका उत्पादन बीकानेर में उत्पादन ज़्यादा हो रहा है और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भी ये बीकानेर में जो है बोई जा रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर चवला की। तो चवले का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है झुंझुनू में होता है और सीकर में जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर ये बोई जाता है। तो चवला कहाँ पर सबसे ज़्यादा? झुंझुनू। सीकर में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर चवला बोया जाता है। अब देखिए मोठ के बारे में मैं एक बात बताना भूल गया। मोठ जो है बीकानेर में सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है और देखिए जैसे ही बीकानेर में इसका उत्पादन ज़्यादा होगा तो वहाँ पर बीकानेर में लोग क्या करते हैं, भुजिया पापड़ इससे बना लेते हैं। जब वहाँ पर देखिए जिस जगह पर ज़्यादा उत्पादन होता है तो वहाँ के लोग उस चीज़ से कुछ ना कुछ जो है सामग्री बनाते हैं। तो बीकानेर के लोग क्या करते हैं, इस मोठ से भुजिया पापड़ बना लेते हैं। तो भुजिया पापड़ बनाने में मोठ का उपयोग किया जाता है। चवला का सर्वाधिक उत्पादन झुंझुनू में होता है और सीकर में जो है ये सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है। मूंग के उत्पादन में नागौर पहले जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, प्रथम स्थान पर है और नागौर में ही सबसे ज़्यादा ये बोई जाती है। ये भी मूंग भी जो है खरीफ की फसलों में आती है। मसूर की बात करूँ तो मसूर जो है रबी की फसल है और गंगानगर जिले में मसूर का उत्पादन सर्वाधिक होता है। बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक जो है ये क्षेत्रफल पर बोई जाती है। अब देखिए गंगानगर में सिंचाई की सुविधा ज़्यादा उपलब्ध है, इस वजह से वहाँ पर मसूर आसानी से उग जाती है क्योंकि इसके लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता चाहिए। और गंगानगर में जो वहाँ से इंदिरा गांधी नहर जो है परियोजना गुजरती है, तो वहाँ के आसपास के जो एरिया है वहाँ पर से जो है पानी की सुविधा हो जाएगी। नहरों के माध्यम से भी वहाँ पर पानी की सुविधा है, तो इस वजह से वहाँ पर मसूर आसानी से बो सकते हैं। सर्वाधिक बांसवाड़ा में बोई जाती है, लेकिन उत्पादन इसका गंगानगर में सबसे ज़्यादा होता है। मटर की बात करूँ, ये भी रबी की फसल है। मसूर और मटर दोनों रबी की फसलों में आती हैं और मटर जो है जयपुर में सर्वाधिक उत्पादित होती है और जयपुर में इसको सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया जाता है। तो ये आपको सीधे सीधे याद रखने होंगे कहाँ पर जो है सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है, किस क्षेत्रफल पर ये कौन सी जगह पर सर्वाधिक बोई जाती है। तो एक बार आपको फिर से मैं दिखा देता हूँ दालों के बारे में। दालों का सर्वाधिक उत्पादन नागौर में होता है और चूरू में सबसे ज़्यादा जो है इनका क्षेत्रफल है। मैं चूरू रहा हूँ तो वहाँ पर दालों को सबसे ज़्यादा लोग बोते थे दाल को, लेकिन उत्पादन नागौर में सबसे ज़्यादा इसका होता है। उड़द की बात करूँ तो उड़द एक खरीफ की फसल है। बूंदी में सर्वाधिक उत्पादन, बूंदी में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बूंदी जाती है। तो उड़द का नाम आ जाए तो आपको बूंदी याद रखना है। उड़द बूंदी मतलब उड़द का उत्पादन और क्षेत्रफल सर्वाधिक दोनों कहाँ पर है? बूंदी में। अरहर की बात करूँ तो अरहर बांसवाड़ा, अरहर से याद आना चाहिए बांसवाड़ा। उसके बाद मोठ का नाम लूँ तो बीकानेर चूरू याद आना चाहिए। बीकानेर में सर्वाधिक उत्पादन और चूरू में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है। मोठ से भुजिया पापड़ बनाई जाती है। चवला की बात करूँ तो झुंझुनू, सीकर याद आना चाहिए। झुंझुनू में सर्वाधिक उत्पादन और जो है सीकर में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है। मूंग की बात करूँ तो सर्वाधिक उत्पादन नागौर में होता है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भी नागौर में ये बोई जाती है। मसूर जो है रबी की फसल है। गंगानगर में जो है सर्वाधिक उत्पादन, बांसवाड़ा में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर ये बोई जाती है। मटर रबी की फसल है। जयपुर में जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जयपुर में बोई जाती है और उत्पादन भी सर्वाधिक जो है इसका जयपुर में ही होता है। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर व्यापारिक फसलों के बारे में। व्यापारिक फसलों का उत्पादन कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कहाँ बोए जाते हैं, तो ये भी पूछी जाती है। तो सबसे पहले मैं चलिए बात करता हूँ गन्ना की। तो गन्ना का जो है सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर में होता है। गन्ना एक खरीफ की फसल है और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भी ये कहाँ बोई जाती है? गंगानगर में। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ ये चीज़ें ऐसी हैं, इनमें कोई समझाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। ये सीधे सीधे आपको याद करने हैं कहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है, कहाँ पर ये सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है। तो सभी को पता है कि गंगानगर में गन्ना जो है आसानी से उत्पादित हो जाता है और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भी गंगानगर में इसको बोया जाता है। तो गन्ना गंगानगर। अरंडी की मैं बात करूँ तो अरंडी खरीफ की फसल है और जो है यहाँ पर ये जालौर ज़िले में सर्वाधिक जो है उत्पादित होती है। तो अरंडी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जालौर ज़िले में होता है और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो है ये जालौर ज़िले में जो है बोई जाती है। तो अरंडी से याद आना चाहिए जालौर। अरंडी जो है ये तेल की मात्रा इसमें सर्वाधिक होती है, ठीक है। तो तेल इसमें बहुत ज़्यादा होता है, इसे कैस्टर ऑयल कहते हैं। अरंडी जो होता है उसे कैस्टर के नाम से जानते हैं, कैस्टर, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अरंडी को हम कैस्टर, CASTER, कैस्टर ऑयल। तो कैस्टर ऑयल होता है अरंडी के तेल को हम कैस्टर ऑयल बोलते हैं। तो अरंडी जो है वो जालौर में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर बोई जाती है और सबसे ज़्यादा जो है जालौर में इसका उत्पादन होता है।
सरसों की मैं बात करूं तो ये भी रबी की फसल होती है और जो है अलवर ज़िले में ये सबसे ज़्यादा जो है उत्पादित होती है सरसों, और टोंक ज़िले में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर ये बोई जाती है। तो टोंक में सबसे ज़्यादा लोग जो है सरसों बोना पसंद करते हैं और अलवर ज़िले में जो है इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अब देखिए, सरसों को पीला सोना कहते हैं क्योंकि इसमें पीले कलर के फूल आते हैं, तो खेत जो है पीला सोना जैसा लगता है, इस वजह से इसको पीला सोना, येलो गोल्ड के नाम से जानते हैं। और राजस्थान का जो है इसमें पूरे देश में प्रथम स्थान है सरसों के उत्पादन में। और तिलहनी फसल जो है उनमें भी सर्वाधिक उत्पादन जो है सरसों का होता है। ठीक है, तिलहनी फसल जैसे कि सरसों, राई वगैरह, तारा मीरा, ये सब तिलहनी फसल होती हैं। तो इनके उत्पादन में जो है सबसे ज़्यादा तिलहनी फसलों में भी सरसों का उत्पादन होता है। ठीक है, तो अलवर जिला जो है सर्वाधिक जो है सरसों के उत्पादन में अग्रणी है। अब देखिए, टोंक जो है सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर टोंक जो है क्या बोता है, सरसों बोता है। लेकिन वहाँ के लोगों को टोकने की वजह से, वहाँ की सरसों को लोग टोकते हैं, बार बार टोकते हैं कि सरसों अच्छी है, इस वजह से टोकने की वजह से वहाँ पर सरसों अच्छी नहीं हो पाती है और अव्वल आ जाता है अलवर जिला। उत्पादन सबसे ज़्यादा अलवर जिले में होता है। टोंक जिले में जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर ये बोई जाती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, टोंक जिले में सर्वाधिक इसका जो है क्षेत्रफल पर बोया जाता है। अलवर जिला जो है इसका उत्पादन अलवर में सबसे ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार ट्रिक से आपको इसको याद रख सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पर बात करता हूँ राई की। राई ये भी सरसों जैसी होती है, थोड़ा अंतर होता है राई में, सरसों बड़ी छोटी कुछ ऐसा अंतर होता है इसमें, थोड़ा राई बारीक टाइप की होती है, सरसों थोड़ी मोटी होती है। तो सरसों के से दाने होते हैं इसके, राई के भी। ये रबी की फसल होती है और इसके भी उत्पादन में अलवर अग्रणी है और टोंक में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया जाता है। ठीक है, तो राई भी अलवर में सर्वाधिक उत्पादित होती है, टोंक जिले में इसको बोया जाता है। तो सरसों की तरह राई को भी आपको सेम टू सेम याद रख लेना है। तारा मीरा ये भी रबी की फसल है और इसके उत्पादन में नागौर जो है अग्रणी है और नागौर में ही सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर लोग इसको बोते हैं। और तारा मीरा के उत्पादन में राजस्थान जो है देश में सर्वाधिक जो है उत्पादन करता है। तो राजस्थान में तारा मीरा का उत्पादन सर्वाधिक होता है। मूंगफली की बात करूं तो ये खरीफ की फसल है और मूंगफली जो है बीकानेर में सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है, सभी को पता है बीकानेर की मूंगफली प्रसिद्ध है। लूनकरणसर जो बीकानेर है वो मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है। लूनकरणसर एक स्थान है बीकानेर में, वहाँ जो है मूंगफली सबसे ज़्यादा अच्छी प्रकार की मानी जाती है। तो लूनकरणसर जो है बीकानेर का, वो मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ की मूंगफली वो जो है अच्छी मानी जाती है। तो बीकानेर में सर्वाधिक उत्पादन होता है मूंगफली का। बीकानेर में सबसे ज़्यादा लोग जो है मूंगफली सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोते हैं। लूनकरणसर बीकानेर जो है उसको राजस्थान का राजकोट के नाम से जाना जाता है। राजकोट एक स्थान जो है ये कहाँ पर है, गुजरात में, राजकोट। तो राजकोट गुजरात में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उसी प्रकार राजस्थान में भी जो है बीकानेर के लूनकरणसर में मूंगफली का उत्पादन ज़्यादा होता है। उसी आधार पर लूनकरणसर को हम राजस्थान का राजकोट कहते हैं। ठीक है, तो राजकोट जो गुजरात का है उसकी तरह ही बीकानेर के लूनकरणसर में भी मूंगफली ज़्यादा होती है, इस वजह से इसे राजस्थान का राजकोट हम कह देते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, लूनकरणसर बीकानेर को राजस्थान का राजकोट क्यों कहते हैं, क्योंकि राजकोट की तरह लूनकरणसर में भी मूंगफली का उत्पादन ज़्यादा होता है। गुजरात में है राजकोट, तो गुजरात के राजकोट की तरह लूनकरणसर बीकानेर में भी मूंगफली का उत्पादन ज़्यादा होता है, इस वजह से लूनकरणसर बीकानेर को राजस्थान का राजकोट हम कहते हैं। तो मूंगफली के उत्पादन में बीकानेर अग्रणी है और बीकानेर में ही सर्वाधिक क्षेत्रफल पर इसको बोया जाता है। तिल की बात करें, ये खरीफ की फसल है। सर्वाधिक उत्पादन इसका जो है पाली में होता है तिल का, और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाली जिले में ये बोई जाती है। तो तिल की बात करें तो तिल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, पाली में होता है, और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भी ये पाली जिले में तिल जो है बोई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर तिल पाली। तो यहाँ पर ऐसे याद आना चाहिए आपको, तिल पाली याद आना चाहिए। तिल मतलब पाली जिले में उत्पादित सर्वाधिक होता है और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भी ये पाया जाता है, बोया जाता है। सोयाबीन की मैं बात करूं तो सोयाबीन जो है 12 ज़िले में इसका सर्वाधिक जो है उत्पादन होता है और 12 ज़िले में जो है ये सर्वाधिक बोई जाती है। और सोयाबीन के उत्पादन में ध्यान रखना है, राजस्थान का कौन सा स्थान है, राजस्थान का 3rd स्थान है, 3rd, राजस्थान का 3रा स्थान है। सोयाबीन के उत्पादन में पहला स्थान मध्य प्रदेश का, दूसरा स्थान जो है महाराष्ट्र का, और तीसरा स्थान राजस्थान का है। तो ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है,
सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में और राजस्थान का तीसरा स्थान है। और राजस्थान में भी सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन 12 जिले में होता है। ठीक है, सोयाबीन मतलब 12। तो ऐसे याद रखना है इसको। कैसे याद रखोगे आप? सोना के व्यक्ति को कैसे चाहिए? बार बार सोना चाहिए व्यक्ति को, बार बार। ठीक है, क्योंकि बार बार नहीं सोओगे आप तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी। इस वजह से व्यक्ति को, मनुष्य को बार बार सोना पड़ता है, रोज सोना पड़ता है। ठीक है, जिससे कि माइंड रिफ्रेश होता रहता है। तो सोया से ध्यान रखना, सोना, सोयाबीन। तो सोया मतलब बार बार, 12, बार बार का मतलब 12। ठीक है, तो सोयाबीन 12 जिले में सर्वाधिक उत्पादित होता है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भी 12 में बोया जाता है। तीसरी मैं बात करता हूँ यहाँ पर अलसी के बारे में। अलसी रबी की फसल मानी जाती है और टोंक जिले में अलसी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। टोंक में जो है सर्वाधिक बोई जाती है। अब देखिए यहाँ पर कैसे याद रखना है इसको। ए को हटा दो अलसी में से तो क्या बचेगा? लस्सी। तो लस्सी जो है आप पीते हो, मान लो घर पर लस्सी जब पीते हो आप, तो लस्सी पीते समय क्या होता है, लोग आपको टोकते हैं। तो लोग आपको टोकेंगे तो आपके नज़र लग जाएगी, आप लस्सी पीना बंद कर दोगे। इस वजह से मैंने लस्सी के आगे ए लगा दिया। ए का मतलब होता है नहीं, मतलब आप जब आपको टोकेंगे हम तो आप लस्सी नहीं पियोगे। ए का मतलब नहीं और लस्सी का मतलब लस्सी। तो ए मतलब नहीं और लस्सी मतलब लस्सी। लस्सी आप नहीं पियोगे, कब नहीं पियोगे? जब लोग आपको टोकेंगे। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना है आपको इस ट्रिक से। अलसी, टोक, टोक। ठीक है, तो इसके रेशे से हम लेनिन वस्त्र बनाते हैं। तो ठीक है, लेनिन वस्त्र बनाने के लिए हम अलसी का प्रयोग करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अलसी का प्रयोग लेनिन वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। अगली बात हम करते हैं ग्वार की। तो ग्वार के उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है, ये आपका ध्यान रखना है। देश में सर्वाधिक ग्वार का उत्पादन राजस्थान में होता है। 78.62% के आसपास जो है राजस्थान में इसका उत्पादन होता है ग्वार का। खरीफ की फसल मानी जाती है ग्वार। और बीकानेर जो है ग्वार के उत्पादन में जो है अग्रणी है। सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर में होता है। बीकानेर में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर ग्वार का जो है बोया जाता है। ग्वार जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बीकानेर में बोई जाती है। देश में सर्वाधिक स्थान है ग्वार का। अगली फसल की हम बात करते हैं जोजोबा या होहोबा। ये सर्वाधिक उत्पादित होती है जोधपुर जिले में। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो है इसका कुछ भी पता नहीं है, मेरे को कहीं भी ये नहीं मिला है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा ये सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कहाँ बोया जाता है। लेकिन सर्वाधिक इसका उत्पादन ये ध्यान रखना है आपको, जोधपुर में होता है। तो जोजोबा या होहोबा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? ये होता है यहाँ पर जोधपुर जिले में। और देश में राजस्थान जो है जोजोबा या होहोबा के उत्पादन में पहले स्थान पर है। तो ये पूछा जाता है कई बार जोजोबा या होहोबा, तो यहाँ पर ध्यान रखना जो से जोधपुर। जोजोबा में जो है आगे, तो इसमें भी जो है जोधपुर में भी जो और जोजोबा में भी जो। तो जोजोबा से याद आना चाहिए जोधपुर। अगली बात करते हैं हम रतनजोत। तो रतनजोत का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? उदयपुर में होता है। देखिए जोजोबा होहोबा जो है ना तो रबी की फसल मानी जाती है, ना खरीफ की और ना जायद की। उसी प्रकार रतनजोत को भी ना रबी की, ना खरीफ की, ना जायद की मानते हैं। और इनके सर्वाधिक उत्पादन जो है जोजोबा का जोधपुर में और रतनजोत का होता है उदयपुर में। अब बात करते हैं हम रतनजोत। इससे बायोडीजल बनाया जाता है। तो आपने देखा होगा कई जगह पर आर्टिफिशियल जो डीजल बनाया जाता है, बायोडीजल, वो रतनजोत से बनाया जाता है। ठीक है, एक तो जो डीजल जो होता है, एक तो हम जो है जो तेल रिफाइनरी जो होती है उनके माध्यम से शुद्ध करके निकाला जाता है। ज़मीन के अंदर से तेल के कुएँ होते हैं, वहाँ से निकाला जाता है। लेकिन कुछ पेड़ जो होते हैं उनसे भी बनाया जाता है। जैसे रतनजोत का जो पौधा होता है, तो इससे भी हम बायोडीजल बनाते हैं। ठीक है, आपने बायोडीजल के कई जगह पर पेट्रोल पंप भी देखे होंगे। तो ये रतनजोत से बनाया जाता है बायोडीजल, ये आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान की प्रथम बायोडीजल की रिफाइनरी कालराबास में है। और कालराबास कहाँ पर है? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो उदयपुर जिले के कालराबास में रतनजोत की जो है एक रिफाइनरी स्थापित की गई है। प्रथम बायोडीजल की एक रिफाइनरी कालराबास उदयपुर में स्थापित की गई है, जिससे बायोडीजल जो है बनाया जाता है। तो रतनजोत जो प्लांट है, इससे क्या बनाया जाता है? बायोडीजल बनाया जाता है। और इसकी जो रिफाइनरी है वो कालराबास उदयपुर में है। अब कुछ मादक फसलों की बात करें। मादक का मतलब नशीली, जिनसे नशा होता है, जिनको लोग जो है उनका दुरुपयोग कर लेते हैं। जैसे कि अफीम, ये मादक फसल है। तंबाकू, ये मादक नशीली फसलें हैं। अफीम की बात करूं तो अफीम जो है एक रबी की फसल मानी जाती है। और
चित्तौड़गढ़ जिले में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है और सर्वाधिक अफीम जो है चित्तौड़गढ़ जिले में बोई जाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अफीम चित्तौड़गढ़ आपको रटा हुआ होना चाहिए। अफीम नाम आते ही चित्तौड़गढ़ आपको याद आना चाहिए, क्योंकि अफीम का सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़गढ़ जिले में होता है। चित्तौड़गढ़ में ही सर्वाधिक क्षेत्रफल पर अफीम को बोया जाता है। अफीम को हम काला सोना के नाम से जानते हैं और अफीम जो है अपरिपक्व फल जो होता है उससे प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो अफीम को जो है ओपियम पोपी नामक प्लांट से प्राप्त करते हैं, ओपियम पोपी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं हम, काला सोना ब्लैक कलर का होता है। जब इसको देखते हैं आप, इसको सुखा लेते हैं जब, उसके बाद ब्लैक कलर का सा हो जाता है और जो उसको डाला जाता है, तो अफीम जो है चोट खींचने के काम भी आती है। कई बार जो है चोट खींचने की जो दवाएं होती हैं उनमें इसको मिलाया जाता है अफीम को, और ये चोट खींचने में बहुत ज़्यादा कारगर मानी जाती है अफीम। और चित्तौड़गढ़ जिले में इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है अफीम का। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पूछा गया कई बार ये क्वेश्चन। अफीम का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? चित्तौड़गढ़ जिले में अफीम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तंबाकू की मैं बात करूं तो तंबाकू जायद की फसल मानी जाती है, जबकि अफीम रबी की फसल मानी जाती है। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन जालौर जिले में होता है और जालौर में ही तंबाकू सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है। अब देखिए, तंबाकू का उत्पादन आपसे पूछा जाए तो ये ध्यान रखना है, जालौर। तंबाकू जो खाने लग जाते हैं तो जाल में फंस जाते हैं, उसके बाद उसको छोड़ नहीं पाते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है, तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जालौर जिले में होता है। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं, और जालौर में ही सर्वाधिक क्षेत्रफल पर तंबाकू को बोया जाता है। भारत में पुर्तगाली जो है मुगल काल में तंबाकू लेकर आए थे। देखिए, जब पुर्तगाल के लोग जो है भारत आए थे तो उस समय तंबाकू को अपने साथ लेकर आए थे। उसके बाद से ही भारत में तंबाकू का उत्पादन होने लगा है। तो पुर्तगालियों की देन माना जाता है तंबाकू, क्योंकि पुर्तगाली जो है सबसे पहले एक कालीकट एक स्थान है केरल का, वहाँ पर सबसे पहले एक पुर्तगाली आया था, कैप कोमेरिन पर आया था। कालीकट नामक स्थान पर केरल में ये आया, और कालीकट पर आकर के वहाँ पर उतरने के बाद जो है वहाँ पर जो है बंदरगाह से जैसे जो है वहाँ पर आया, जहाज के जरिए जैसे ही वहाँ कालीकट स्थान पर वो पहुँचा, उसके बाद जो है वो तंबाकू साथ लेकर आया था, और वहाँ से बाद जो है भारत के लोगों ने उससे नकल करके तंबाकू का उत्पादन भारत में प्रारंभ किया। तो तंबाकू मिर्च वगैरह ये पुर्तगाल की देन है, तो पुर्तगालियों से ये नकल करके भारत में बोई जाती है। तो तंबाकू जायद की फसल है। जालौर में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। एक बार जब लोग तंबाकू का सेवन करने लग जाता है तो एक जाल में फंस जाता है, उसको छोड़ नहीं पाता है। तो ऐसे याद रख लेना आपको, जाल का मतलब जालौर। जालौर में ही सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है। अब कुछ रेशेदार फसलों की मैं बात करूंगा। रेशेदार फसलें, तो रेशेदार फसलों में मैं बात करता हूँ सबसे पहले कपास की। तो कपास जो है ये खरीफ की फसल मानी जाती है, और सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? हनुमानगढ़ जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भी कपास कॉटन जो है कहाँ पर बोई जाती है? हनुमानगढ़ में। अब देखिए, कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कहाँ बोया जाता है? कपास सर्वाधिक क्षेत्रफल पर हनुमानगढ़ में बोई जाती है, और सर्वाधिक उत्पादन भी कपास का कहाँ पर होता है? हनुमानगढ़ में होता है। और कपास को सफ़ेद सोने के नाम से हम जानते हैं। अफीम को काला सोना कहते हैं क्योंकि ब्लैक कलर की हो जाती है सूख करके, जबकि कपास जो है उसको सफ़ेद सोना कहा जाता है क्योंकि कपास की जो रुई होती है वो वाइट कलर की होती है। तो सफ़ेद कलर की इसकी जो है गांठें होती है रुई की, तो इस वजह से जो है यहाँ पर इसको सफ़ेद सोने के नाम से जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने होंगे, कपास को हम सफ़ेद सोना कह देते हैं, वाइट गोल्ड के नाम से इसको हम जानते हैं। जूट या फिर पटसन आपने सुना होगा, गांव के लोग जो हैं, गांव के स्टूडेंट्स वो इनको जानते होंगे, जूट या पटसन। जूट के जो रेशे होते हैं वो भी आपने देखे होंगे। जूट एक खरीफ की फसल मानी जाती है, और सवाई माधोपुर में इसका सर्वाधिक जो है उत्पादन किया जाता है, और बांसवाड़ा जिले में जो है ये सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है। अब देखिए, ज़्यादातर गांव में लोग देखते होंगे, आपने भी देखा होगा, खेतों की जो मैड होती हैं जिनको हम डोर भी बोलते हैं, खेत की जो डोर होती है, और उस डोर पर जो है अचानक आपने देखी होंगी अपने आप उग जाती हैं, कोई इनको जो है बोता नहीं है। काफ़ी जगह पर इनका उत्पादन किया जाता है, जैसे सवाई माधोपुर में, बांसवाड़ा में। लेकिन ज़्यादातर पूर्वी राजस्थान के जिलों में ये खेतों की जो मेड़ होती है, डोर होती है, उस पर ये उग जाती है। और लंबे लंबे से इसमें आपने देखे होंगे रेशे से निकले होते हैं, लंबे लंबे से आपने इसमें देखे होंगे, जिनसे रस्सियाँ वगैरह भी बनाई जाती हैं। जूट या पटसन
सवाई माधोपुर में इसका सर्वाधिक उत्पादन, बांसवाड़ा में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है। इसे सुनहरा रेशा कहते हैं क्योंकि जूट या पटसन का जो रेशा होता है वो धूप में चमकता है, ऐसा लगता है जैसे कि गोल्ड हो, सोना हो। तो सुनहरा रेशा भी कह देते हैं इसको, सुनहरा रेशा या फिर गोल्डन फाइबर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। सुनहरा बोल दो या गोल्डन बोल दो एक ही बात है, और फाइबर बोल दो, फाइबर को रेशा कहते हैं। तो गोल्डन फाइबर मैंने इसको इंग्लिश में लिख दिया। कई बार काफ़ी बच्चे जैसे इंग्लिश का शब्द वो दे देते हैं, मान लो उसने सुनहरा रेशा नहीं दिया, इंग्लिश में लिख करके दे दिया गोल्डन फाइबर, तो काफ़ी स्टूडेंट इतना भी नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से मैं इनको इंग्लिश में ही रूपांतरित करके लिख देता हूँ गोल्डन फाइबर। तो सुनहरा रेशा भी हम जूट या पटसन को कहते हैं। कपास को क्या कहा जाता है? सफ़ेद सोना। हनुमानगढ़ में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कपास हनुमानगढ़ में बोई जाती है। जूट या पटसन का सर्वाधिक उत्पादन सवाई माधोपुर में और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बांसवाड़ा में बोई जाती है, और इसको सुनहरा रेशा के नाम से जानते हैं, और गोल्डन फाइबर भी जूट या पटसन को ही कहा जाता है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर मसालों के बारे में। मसाले जो हैं उनकी बात करूं तो राजस्थान में सर्वाधिक मसालों का उत्पादन जो होता है वो झालावाड़ जिले में होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सर्वाधिक मसालों का उत्पादन कहाँ पर होता है? झालावाड़ जिले में। और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो है जोधपुर जिले में मसालों को बोया जाता है। तो ये चीज़ आपको सीधी याद रखनी होंगी, इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन मसालों का कहाँ होता है? झालावाड़ जिले में जो है सर्वाधिक उत्पादन, और जोधपुर जिले में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मसाले बोए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक उत्पादन झालावाड़, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जोधपुर में। तो साथियों, जिन्होंने अभी तक कोर्स नहीं परचेज किया है तो कोर्स परचेज कर सकते हो। पूरी राजस्थान जी की आपकी कल जो है हो जाएगी, पूरा कोर्स जो है राजस्थान जी का कंप्लीट हो जाएगा। 9664 39 60 24 पर आप कॉन्टैक्ट करके कोर्स परचेज कर सकते हो। फिलहाल मात्र 699 रुपये में आपको जो है पूरा कोर्स मिल जाएगा। साइकोलॉजी सहित जो भी सब्जेक्ट आपकी कमज़ोर है उस टॉपिक को उसमें से पढ़ सकते हो। आगे हम देखते हैं यहाँ पर मसालों में सबसे ज़्यादा बात करता हूँ मैं सबसे पहले जीरे की। तो जीरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है जालौर जिले में। तो जीरे का उत्पादन कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा जालौर में होता है, और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जीरे का जो है कहाँ बोया जाता है? सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बाड़मेर में। तो जीरा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बाड़मेर में बोया जाता है, लेकिन इसका उत्पादन होता है जालौर जिले में सर्वाधिक। घोड़ा जीरा की मैं बात करूं, जिसे हम ईसबगोल के नाम से भी जानते हैं, इसे घोड़ा जीरा भी कह देते हैं हम, और ईसबगोल के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ईसबगोल की भूसी आपने देखी होगी, जब किसी का डायरिया या दस्त हो जाता है, दस्त लग जाते हैं, तो उस समय ईसबगोल की भूसी को दही या छाछ के साथ लिया जाता है, जिससे आपके दस्त जो है बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर घोड़ा जीरा या ईसबगोल जो है इसका उत्पादन जालौर में होता है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर ये बाड़मेर में बोई जाती है। तो घोड़ा जीरा, इसमें भी जीरा लगा हुआ है, इस वजह से इसका उत्पादन भी जालौर में सर्वाधिक होता है, और बाड़मेर में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर ये बोई जाती है। तो इस प्रकार ट्रिक से इनको आप याद रख सकते हो, कहाँ पर इनका सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया जाता है और कहाँ इनका सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो घोड़ा जीरा या ईसबगोल जो है सर्वाधिक जालौर में बोया जाता है, जालौर में उत्पादित होता है, लेकिन बाड़मेर में इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल पर इसको बोया जाता है। अजवाइन की मैं बात करूँ तो अजवाइन का सर्वाधिक उत्पादन होता है चित्तौड़गढ़ में, और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कहाँ बोया जाता है? इसको चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर अजवाइन को बोया जाता है। तो सर्वाधिक उत्पादन अजवाइन का कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़ में। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भी अजवाइन कहाँ बोई जाती है? चित्तौड़गढ़। अब देखिए अगले मसाले की मैं बात करता हूँ, मेथी की। तो मेथी जो है ये बीकानेर की मेथी प्रसिद्ध है, बीकानेर में सर्वाधिक उत्पादन होता है, और बीकानेर में ही सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मेथी को बोया जाता है। तो मेथी बीकानेर और मेथी बीकानेर। तो मेथी बीकानेर में सर्वाधिक उत्पादित और मेथी बीकानेर में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है। खुशबूदार मेथी नागौर में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है, और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर ही नागौर में इसका उत्पादन होता है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ सौंफ की, तो सौंफ का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? नागौर में सौंफ का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, और नागौर में इसको सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया जाता है। मिर्च का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? सवाई माधोपुर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। मिर्च का उत्पादन सर्वाधिक सवाई माधोपुर में, और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भी मिर्च को सर्वाधिक सवाई माधोपुर में बोया जाता है। धनिया की मैं बात करूं तो धनिया का सर्वाधिक उत्पादन झालावाड़ में, और धनिया को सर्वाधिक क्षेत्रफल पर झालावाड़ में ही बोया जाता है। सर्वाधिक उत्पादन झालावाड़ में धनिया का, और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भी झालावाड़ में बोया जाता है। अदरक का सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर में होता है, अदरक का सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो है उदयपुर में इसको बोया जाता है। अब देखिए कैसे याद रखना है अदरक को आपको।
देखिए जैसे ही सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के बाद आप चाय पीते हैं, चाय में क्या मिलाते हैं? अदरक मिलाई जाती है। तो उदय से याद रखना है, सूर्योदय जब होता है तो उसके बाद क्या करते हैं? आप चाय में अदरक मिला करके पीते हैं। तो अदरक से याद आया उदयपुर, अदरक उदयपुर, अदरक उदयपुर, उदय होते ही आप चाय पियोगे तो अदरक उदयपुर। अगला आप याद रखना लहसुन, लहसुन का उत्पादन 12 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा होता है और 12 में ही जो है इसको बोया जाता है। अब देखिए जितनी बार भी आप सब्जी बनाओगे तो उतनी ही बार आप उसमें लहसुन डालते हो। तो सब्जी में लहसुन डाला जाता है, तो बार बार आप सब्जी बनाते हो तो बार बार ही आपको क्या डालना पड़ेगा? लहसुन। तो बार बार से याद आना चाहिए 12 डिस्ट्रिक्ट, लहसुन 12। हल्दी की मैं बात करूँ तो हल्दी बूंदी की प्रसिद्ध है, ठीक है, तो हल्दी बूंदी, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए बूंदी आपने खाई होगी, बूंदी का कलर कैसा होता है? पीला पीला सा होता है, और हल्दी का कलर भी कैसा होता है? पीला पीला सा होता है। तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हो। हल्दी का उत्पादन सर्वाधिक बूंदी में होता है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बूंदी में बोई जाती है। बूंदी जो होती है खाने की, उसका कलर पीला होता है, तो हल्दी का कलर भी पीला होता है। इस प्रकार ट्रिक बना करके आप इसको याद रख सकते हो। अब यहाँ पर मैं फलों की बात करता हूँ। फल, तो फलों की सर्वाधिक उत्पादन की मैं बात करूँगा, संतरे की। तो संतरे का सर्वाधिक उत्पादन झालावाड़ में होता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो झालावाड़ संतरे के उत्पादन में फेमस है। नाशपाती के उत्पादन में जयपुर का प्रथम स्थान है, जयपुर में सर्वाधिक नाशपाती का उत्पादन होता है। अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? सवाई माधोपुर में। तो सवाई माधोपुर के अमरूद प्रसिद्ध है, कभी आप खाकर देखिए। सवाई माधोपुर के बहुत मोटे मोटे अमरूद होते हैं। तो अमरूद कहाँ के प्रसिद्ध हैं? सवाई माधोपुर के। देखिए अनार की मैं बात करूं, अब कैसे याद रख सकते हैं अमरूद को आप? एक ही अमरूद उनका सवा मन का सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे सवा मन का एक अमरूद, इतना मोटा होता है, ऐसा लगता है जैसे कि सवा मन का हो, लेकिन होता नहीं है रियल में सवा मन का। एक गेंद से थोड़ा मोटा होता है उसका अमरूद, सवाई माधोपुर का। लेकिन आपको ट्रिक से याद रखना है, अमरूद जो है सवाई माधोपुर का एक अमरूद सवा मन, सवा का मतलब सवाई, ठीक है, तो सवा मन का सा लगता है, तो अमरूद सवाई माधोपुर। अनार, अनार का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? अनार पाली, अनार पाली ध्यान रखना है। अनार का सर्वाधिक उत्पादन पाली डिस्ट्रिक्ट में। नाक का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब देखिए नाक और नाशपाती एक जैसी होती हैं, देखने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन थोड़ा ही अंतर होता है नाक और नाशपाती में। नाशपाती और नाक में थोड़ा ही अंतर है, इनका आकार थोड़ा जो है, नाक जो होता है थोड़ा लसलसा सा होता है, जबकि नाशपाती थोड़ी टाइट होती है। ये ध्यान रखना है आपको। नाक जो है थोड़ी नरम होती है और नाशपाती जैसे ही कलर होता है इसका, सेम नाक और नाशपाती एक जैसी होती है, थोड़ा ही अंतर इनमें मामूली। नाशपाती जयपुर में सर्वाधिक उत्पादित होती है, नाक का भी सर्वाधिक उत्पादन जयपुर में। आम हनुमानगढ़ के प्रसिद्ध है, ठीक है, आम के बगीचे आपने हनुमानगढ़ में देखे होंगे, बहुत जगहों पर बगीचे लगे हुए हैं, गार्डन लगे हुए हैं, बाग लगे हुए हैं आमों के। तो हनुमानगढ़ के आम प्रसिद्ध हैं, ये आपको ध्यान रखना है। संतरा कहाँ के प्रसिद्ध हैं? झालावाड़ के। नाशपाती जयपुर की, अमरूद सवाई माधोपुर के, अनार पाली के, नाक जयपुर की, आम हनुमानगढ़ के फेमस है। अब हम बात करते हैं माल्टा, किन्नू या मौसमी की। तो गंगानगर में सबसे ज़्यादा माल्टा, किन्नू या मौसमी का उत्पादन होता है। माल्टा किन्नू ये जो होते हैं ये मौसमी जैसे ही होते हैं, इनका सर्वाधिक माल्टा या किन्नू जो होते हैं संतरा जैसे लगते हैं, और जो मौसमी होता है ये भी जो है उसी कुल में आता है, ये सिट्रस कुल में आते हैं। माल्टा, किन्नू, मौसमी, इनको हम सिट्रस कुल में, खट्टी जो चीज़ें हैं इनको हम सिट्रस कुल में रखते हैं, नींबू संतरा वगैरह, इनको ये सिट्रस कुल में आते हैं। सिट्रस फैमिली जो होती है साइंस में, उस कुल में ये आते हैं। तो माल्टा, किन्नू या मौसमी जो होते हैं इनका उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? गंगानगर जिले में होता है। गंगानगर के जो स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे, वहाँ पर जो है इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। माल्टा, किन्नू जो होते हैं, मौसमी वगैरह, गंगानगर में सर्वाधिक उत्पादित होते हैं। नींबू की मैं बात करूँ तो नींबू का उत्पादन सर्वाधिक धौलपुर में होता है, इसलिए धौलपुर का अचार फेमस है, क्योंकि धौलपुर में नींबू सबसे ज़्यादा उत्पादित होते हैं, इस वजह से वहाँ पर धौलपुर में अचार ज़्यादा बनाया जाता है। तो जो है धौलपुर का अचार भी फेमस है। तो यहाँ पर जो है नींबू का सर्वाधिक उत्पादन जो है धौलपुर में होता है, नींबू का अचार धौलपुर का फेमस है। पपीता जो है बूंदी में बहुत ज़्यादा उत्पादित होता है, बूंदी में पपीते का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए बूंदी का पपीता प्रसिद्ध है। खरबूजा की मैं बात करूँ तो खरबूजा का जो उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा पाली में होता है। तो खरबूजा ध्यान रखना है आपको, पाली, खरबूजा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पाली में, और पपीता का बूंदी में। चीकू का बात करूँ तो चीकू का सर्वाधिक उत्पादन जो है सिरोही में होता है। तो चीकू को ध्यान रखना, चीकू सिरोही, चीकू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? सिरोही में। अब देखिए चीकू मतलब चाकू,
चाकू से जो है किसी के सिर को मत काट देना, क्योंकि सिर कट गया तो फिर वो मर जाएगा बेचारा। तो इस वजह से ध्यान रखना, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो। चीकू सरोई, ठीक है, चीकू सरोई, चाकू सरोई, सरोई ऐसे ध्यान रख लेना, या चीकू सरोई, ठीक है। तो ये ट्रिक मैं आपको याद कराने के उद्देश्य से ले रहा हूँ। खजूर की मैं बात करूं तो खजूर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में खजूर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो ये सीधा याद रखना है आपको, खजूर का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? बीकानेर में। क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे आपसे पूछा जाएंगे कि मतीरे का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ होता है? टोंक में होता है। मतीरा मतलब तरबूज। मतीरा किसको बोला जाता है? तरबूज को बोला जाता है। तो तरबूज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? टोंक जिले में। तो मतीरा या तरबूज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? टोंक जिले में होता है। अंजीर की मैं बात करूं तो अंजीर का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है बीकानेर जिले में होता है। अंजीर आपने खाई होंगी, छोटी छोटी सी होती है। तो अंजीर का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? बीकानेर जिले में अंजीर का उत्पादन सर्वाधिक होता है। केला का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? बांसवाड़ा में। केला का उत्पादन सबसे ज़्यादा केला जो है बांसवाड़ा में होता है। तो केला बांसवाड़ा आपको याद रखना है। बेर का उत्पादन सर्वाधिक भरतपुर में होता है। तो डीग के बेर आपने सुने होंगे। डीग एक स्थान है भरतपुर में, वहाँ पर जो बेर होते हैं बहुत मोटे मोटे बेर होते हैं। तो डीग के बेर जो है यहाँ पर फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डीग के बेर जो है बहुत फेमस हैं। यहाँ पर डीग के बेरों जो बाग हैं उनके सामने जो है लोग ढकेल लगा करके वहाँ पर बेर बेचते हैं। तो डीग के बेर फेमस हैं। डीग भरतपुर में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। डीग के बेर फेमस हैं, डीग भरतपुर में है। सीताफल का जो उत्पादन होता है सर्वाधिक, वो कहाँ होता है? राजसमंद जिले में होता है। सीताफल का उत्पादन कहाँ होता है? राजसमंद में। तो ये आपको ध्यान रखना है, सीताफल का उत्पादन कहाँ होता है? राजसमंद में सीताफल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। देखिए, सीता माता ने राज किया था, श्री राम सीता ने राज किया था, तो राज से याद आना चाहिए राजसमंद। सीता राज, सीताराम याद रख लेना, राज नहीं है, राम नहीं है यहाँ पर, राज है, बस इतना ध्यान रखना है। सीताराम मतलब सीता राज। अंगूर का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? गंगानगर में होता है, ठीक है। तो गंगानगर में जो है अंगूर के बाग भी आपको मिल जाएंगे। तो अंगूर का उत्पादन भी सर्वाधिक कहाँ होता है? अंगूर की बेल जो है गंगानगर में सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर अंगूर का उत्पादन होता है। आंवले का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? अजमेर में आंवला सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है। आंवला अजमेर, आंवला अजमेर। टमाटर का उत्पादन कहाँ होता है? जयपुर में होता है। तो ध्यान रखना, टमाटर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जयपुर जिले में होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, माल्टा किन्नू गंगानगर में, मौसमी गंगानगर, नींबू धौलपुर। पपीता का उत्पादन बूंदी में। खरबूजा का उत्पादन जो है पाली में होता है। चीकू का सरोई में होता है। खजूर का बीकानेर में। मतीरे का टोंक में। अंजीर का उत्पादन कहाँ पर होता है? बीकानेर में। केला का उत्पादन बांसवाड़ा में। बेर का भरतपुर में। सीताफल का उत्पादन राजसमंद में। अंगूर का उत्पादन गंगानगर में। आंवले का उत्पादन अजमेर में। टमाटर का उत्पादन जयपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा होता है। अब कुछ राजस्थान में कृषि मंडियां हैं जो आपको याद रखनी है। इनसे भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी कृषि मंडी कहाँ पर है, कौन से ज़िले में है, कौन से स्थान पर है। तो संतरा की मंडी भवानी मंडी नाम से झालावाड़ में है। आप देखिए, नागपुर महाराष्ट्र का एक स्थान है नागपुर, वहाँ पर संतरे का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का नागपुर इसे हम कह देते हैं। तो भवानी मंडी झालावाड़ में जो है, झालावाड़ में संतरे का उत्पादन सर्वाधिक होता है, इसलिए राजस्थान का नागपुर हम झालावाड़ को कह देते हैं, क्योंकि वहाँ पर संतरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो संतरे के लिए एक मंडी लगती है झालावाड़ में, भवानी मंडी नाम से, वहाँ पर संतरे जो है बेचे जाते हैं। भवानी मंडी झालावाड़, संतरे की स्पेशल मंडी है भवानी मंडी। प्याज मंडी अलवर ज़िले में लगती है। आप अलवर में आइए, अलवर में आप देखोगे काली मोरी के पास जो है वहाँ पर प्याज की मंडी आपको मिल जाएगी। तो प्याज की मंडी कहाँ पर लगाई जाती है? अलवर डिस्ट्रिक्ट में। फूल मंडी कहाँ की प्रसिद्ध है? मुहाना मंडी के नाम से जयपुर जिले में प्रसिद्ध है। एशिया की प्रथम और सबसे बड़ी मंडी इसको माना जाता है। पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे पहले जो फूल मंडी है वो एशिया महाद्वीप की सबसे जो प्रथम और सबसे बड़ी मंडी जो है वो मुहाना मंडी है और जयपुर जिले में है। फूल मंडी के नाम से इसको हम जानते हैं। अश्वगंधा मंडी झालरापाटन झालावाड़ में है, फेमस है, अश्वगंधा की मंडी है। झालरापाटन झालावाड़, अश्वगंधा मंडी झालरापाटन झालावाड़। अश्वगंधा मंडी ध्यान रखना है, झालरापाटन झालावाड़ में। अश्वगंधा मंडी कहाँ है? अश्वगंधा मंडी झालरापाटन झालावाड़। मेहंदी, मेहंदी सोजत की प्रसिद्ध है। तो सोजत की बात करें हम तो सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है। तो ब्याह शादी में लोग जो है सोजत से मेहंदी मंगाते हैं। तो बहुत ही अच्छी मेहंदी मानी जाती है।
हाथों को जो है बिल्कुल रंगीन कर देती है, लाल कर देती है, बहुत ज़्यादा लाल जो है, थोड़ी सी मेहंदी लगाने से लाल हो जाते हैं। तो मेहंदी कहाँ की फेमस है? सोजत की मेहंदी फेमस है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो कहाँ की मेहंदी फेमस है? सोजत पाली की मेहंदी फेमस है। जीरा मंडी जो है मेड़ता सिटी नागौर में लगाई जाती है। मेड़ता सिटी नागौर की जीरा मंडी फेमस है। तो जीरा मंडी कहाँ लगाई जाती है? मेड़ता सिटी नागौर। तो ये आपको ध्यान रखना है, जीरा मंडी मेड़ता सिटी नागौर। मूंगफली मंडी जो है कहाँ लगाई जाती है? बीकानेर में। मूंगफली का उत्पादन भी सर्वाधिक होता है और बीकानेर में ही ये मंडी लगाई जाती है। जबकि जीरे का उत्पादन जालौर में सर्वाधिक होता है, लेकिन लगाई मंडी कहाँ जाती है? मेड़ता सिटी नागौर में। ये अंतर आपको ध्यान रखने हैं। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन अजमेर में होता है, लेकिन आंवला मंडी कहाँ लगाई जाती है? चौमू जयपुर में लगाई जाती है। आपको ध्यान रखना है, आंवला मंडी कहाँ लगाई जाती है? चौमू जयपुर में। आंवला मंडी का सर्वाधिक जो है, आंवला मंडी कहाँ लगाई जाती है? चौमू जयपुर में। लेकिन आंवला का सर्वाधिक उत्पादन अजमेर में होता है और मंडी कहाँ लगाई जाती है? चौमू जयपुर में। किन्नू मंडी जो है ये कहाँ लगाई जाती है? गंगानगर में। अब देखिए आंवला के बारे में बता देता हूँ। आंवला जो है इसमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आंवले में विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं, जिनमें विटामिन सी होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायता करते हैं। तो आंवला मंडी कहाँ है? चौमू जयपुर में है। किन्नू मंडी गंगानगर में है। किन्नू का उत्पादन भी सर्वाधिक गंगानगर जिले में होता है। माल्टा किन्नू या संतरा, ये जो है किन्नू जो होता है संतरा जैसा होता है, मौसमी, इन सभी का उत्पादन जो है गंगानगर में होता है। तो किन्नू मंडी कहाँ पर है? गंगानगर में। सोनामुखी पत्ता जो है इसकी जो मंडी है वो सोजत पाली में है। ठीक है, तो सोनामुखी पत्ता की मंडी जो है वो कहाँ पर है? सोजत पाली। अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन सवाई माधोपुर में होता है और इसकी मंडी भी अमरूद की कहाँ है? सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में अमरूद की मंडी है। मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है, मिर्च का उत्पादन कहाँ होता है? टोंक जिले में होता है और मिर्च की मंडी भी कहाँ पर है? टोंक में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मिर्च की मैं बात कर देता हूँ। यहाँ पर मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन सवाई माधोपुर में होता है, लेकिन इसकी मंडी जो है टोंक जिले में है। ये आपको ध्यान रखनी है। मिर्च की मंडी कहाँ पर है? टोंक जिले में, लेकिन इसका उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? सवाई माधोपुर में। तो ये आपको ध्यान रखना है, मिर्च जो मंडी हो टोंक जिले में है, उत्पादन सवाई माधोपुर में होता है। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर धनिया मंडी की। तो धनिया मंडी जो है ये रामगंज मंडी के नाम से जानी जाती है। कोटा जिले में है, रामगंज मंडी इसको कह देते हैं हम। धनिया मंडी कहाँ है? रामगंज मंडी के नाम से जानी जाती है और ये कोटा डिस्ट्रिक्ट में है। तो धनिया मंडी की बात करें तो कहाँ पर है? धनिया मंडी कोटा में है, लेकिन धनिया का उत्पादन सर्वाधिक झालावाड़ जिले में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी मंडी कहाँ है? धनिया मंडी कहाँ है? रामगंज मंडी के नाम से कोटा जिले में इसकी लगाई जाती है। धनिया का सर्वाधिक उत्पादन झालावाड़ में होता है। धनिया मंडी कहाँ है? रामगंज मंडी कोटा। टिंडा मंडी की बात करो तो शाहपुरा जयपुर जो है, शाहपुरा स्थान है जयपुर का। तो शाहपुरा जयपुर में जो है ये टिंडे की मंडी लगती है। तो टिंडा मंडी जो है, टिंडे की आपने सब्जी खाई होगी, तो टिंडा मंडी शाहपुरा जयपुर में लगती है। टमाटर का बात करूँ मैं तो सर्वाधिक उत्पादन जयपुर में होता है और टमाटर की मंडी जो है बस्सी जयपुर में लगती है। ये आपको ध्यान रखना है। उत्पादन भी टमाटर का जयपुर में सबसे ज़्यादा होता है और इसकी मंडी भी टमाटर की कहाँ लगती है? जयपुर जिले में बस्सी नामक स्थान पर लगती है। लहसुन का उत्पादन जो है सर्वाधिक कहाँ होता है? 12 जिले में और इसकी मंडी भी 12 जिले में ही लगाई जाती है। तो लहसुन मंडी कहाँ है? 12, ये आपको ध्यान रखना है। तो लहसुन मंडी 12 डिस्ट्रिक्ट। ईसबगोल की बात करूं तो ईसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन जालौर जिले में होता है और ईसबगोल की मंडी जो है ये भीनमाल जालौर में लगती है। ईसबगोल दस्त जैसी बीमारी जो होती है, दस्त लग जाते हैं किसी के, डायरिया या हो जाता है किसी के, डायरिया को हम दस्त कहते हैं, इंग्लिश में डायरिया कहते हैं इसको। किसी का डायरिया या दस्त हो जाता है तो उसके इलाज के लिए हम ईसबगोल की भूसी को दही या छाछ में मिलाकर पीते हैं, तो उससे जो है दस्त बंद हो जाते हैं। तो भीनमाल जालौर में ईसबगोल की मंडी लगती है। अजवाइन मंडी कहाँ लगती है? कपासन चित्तौड़गढ़ में। अजवाइन का उत्पादन तो बूंदी में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन अजवाइन का जो उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पर। अजवाइन का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है चित्तौड़गढ़ में होता है। अजवाइन का सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़गढ़ में होता है, लेकिन अजवाइन की जो मंडी लगती है वो लगती है कपासन चित्तौड़गढ़ में। कपासन स्थान पर लगती है। ठीक है, उत्पादन तो इसका चित्तौड़गढ़ में ही होता है अजवाइन का, लेकिन मैं बात करूँ कपासन चित्तौड़गढ़ में जो है, कपासन नामक स्थान है चित्तौड़गढ़ में, वहाँ पर इसकी मंडी लगती है। अजवाइन का उत्पादन बूंदी में नहीं होता सबसे ज़्यादा, इसका उत्पादन चित्तौड़गढ़ में होता है अजवाइन का, और चित्तौड़गढ़ के कपासन में इसकी मंडी लगती है। अब कुछ कृषि से रिलेटेड कुछ क्रांतियाँ हुई हैं, उनकी मैं बात करता हूँ।
जैसे कि हरित क्रांति की मैं बात करूं तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। तो खाद्यान्न जैसे कि गेहूँ, चना, जौ, ये खाद्यान्न होते हैं। तो इनके उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? हरित क्रांति। तो ऐसे पूछा जाएगा कौन सी क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन से संबंधित है। इस क्रांति के दौरान दूध के उत्पादन पर बढ़ावा दिया गया था, जबकि हरित क्रांति के समय खाद्यान्न जो फसलें हैं उनके उत्पादन पर जोर दिया गया था कि खाद्यान्न फसलों को ज़्यादा बोया जाए। श्वेत क्रांति के समय दूध उत्पादन पर जो है ज़्यादा जोर दिया गया। पीली क्रांति जो है ये तिलहन के उत्पादन से, तिलहन का मतलब सरसों, राई वगैरह जो फसलें हैं उनको तिलहन फसलें कहते हैं। सरसों, राई, तारा मेरा ये तिलहन फसलें होती हैं। तो तिलहन उत्पादन से संबंधित पीली क्रांति मानी जाती है। सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा पीली क्रांति का वो सरसों के उत्पादन पर पड़ा था, मतलब लोगों ने उस टाइम सरसों का उत्पादन ज़्यादा किया, सरसों को ज़्यादा बोया था। तो पीली क्रांति से सरसों के उत्पादन पर जो है ज़्यादा प्रभाव पड़ा, ज़्यादा जो है सरसों को बोया गया था। लाल क्रांति की मैं बात करूं तो लाल जो है ये लाल कलर की चीज़ों से संबंधित है, जैसे कि टमाटर और मांस के उत्पादन से। तो लाल क्रांति टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो है झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। ये क्वेश्चन याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? मछली के उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध जो है ये मछली उत्पादन से, जबकि गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से। ये दोनों याद रखने हैं आपको। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है, जबकि गुलाबी क्रांति का संबंध जो है झींगा मछली के उत्पादन से है। और गोल क्रांति जो है वो आलू के उत्पादन से, क्योंकि आलू जो होता है वो गोल मटोल होता है, इस वजह से ध्यान रखना है। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू के उत्पादन। आलू गोल मटोल होता है ना, इस वजह से आलू से ध्यान रखना, गोल क्रांति इसको हम बोल देते हैं। भूरी क्रांति का संबंध है खाद्यान्न प्रसंस्करण और रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन से। खाद्यान्न प्रसंस्करण से और जो है रासायनिक जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनसे संबंधित है भूरी क्रांति, क्योंकि जो रासायनिक उर्वरक होते हैं वो भूरे कलर के होते हैं। जैसे कि आपने खाद वगैरह देखा होगा, यूरिया वगैरह, तो वो जो होते हैं रासायनिक उर्वरक होते हैं। तो ये भूरी क्रांति रासायनिक उर्वरक और खाद प्रसंस्करण से संबंधित है। बादामी क्रांति का संबंध है मसाले के उत्पादन से। मसाला जो उत्पादित किया जाता है उसका संबंध है बादामी क्रांति से संबंध है मसाले उत्पादन। रजत क्रांति, जैसे हम सिल्वर, रजत का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं रजत को हम सिल्वर, रजत या सिल्वर या चांदी। तो रजत क्रांति जो है, सिल्वर क्रांति हम इसे बोल देते हैं, ये अंडे के उत्पादन से संबंधित है। तो रजत क्रांति नाम आ जाए तो ध्यान रखना है अंडा उत्पादन। रजत क्रांति अंडे के उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति जो है ये बागवानी से अथवा फलों के उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी से या फलों के उत्पादन से सुनहरी क्रांति का संबंध माना जाता है। ग्रीन गोल्ड, अब देखिए ग्रीन गोल्ड एक चाय की पत्ती भी आती है, तो चाय के उत्पादन से ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध है। तो ध्यान रखना है, ग्रीन गोल्ड नाम से एक चाय की पत्ती भी आती है, तो ग्रीन गोल्ड क्रांति जो है वो चाय के उत्पादन से संबंधित है। व्हाइट गोल्ड क्रांति कपास के उत्पादन से, क्योंकि कपास को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। व्हाइट गोल्ड का मतलब सफ़ेद सोना, व्हाइट का मतलब सफ़ेद और गोल्ड का मतलब सोना। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। कपास का उत्पादन हनुमानगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा होता है और व्हाइट गोल्ड क्रांति जो है वो कपास के उत्पादन से संबंधित मानी जाती है। सदाबहार क्रांति की मैं बात करूं तो सदाबहार क्रांति जो है वो जैव तकनीक के माध्यम से, जो जैव तकनीक जो होती है उनके माध्यम से हम कृषि को करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सदाबहार क्रांति। क्या को इसमें से हटा देना है, कृषि के आगे एक क्या और लग गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो सदाबहार क्रांति का संबंध है जैव तकनीक के, तो बायोलॉजी के माध्यम से हम कृषि को करें तो सदाबहार क्रांति उसे हम बोलेंगे। बायोलॉजिकल टेक्निकों को हम यूज करें उसमें तो सदाबहार क्रांति। मूंग क्रांति की मैं बात करूं तो मूंग क्रांति का मतलब होता है मोटे अनाज जो होते हैं उनके उत्पादन से संबंधित। तो मोटे अनाज जो बोए जाते हैं उनके उत्पादन से संबंधित होती है मूंग क्रांति। सेफ्रॉन क्रांति की मैं बात करूं तो केसर के उत्पादन से संबंधित है। सेफ्रॉन बोला जाता है इंग्लिश में केसर को। देखिए सेफ्रॉन हम बोलते हैं किसको? केसर को बोलते हैं हम सेफ्रॉन। तो ध्यान रखना है आपको, सेफ्रॉन नाम आ जाए तो ये केसर के उत्पादन से संबंधित है। तो सेफ्रॉन क्रांति किससे संबंधित है? केसर के उत्पादन से। एकीकृत या फिर इसको हम बोलते हैं सतरंगी या इंद्रधनुष क्रांति। एकीकृत क्रांति या सतरंगी क्रांति या फिर इंद्रधनुष क्रांति, ये सभी क्रांतियों पर बराबर ध्यान देने से संबंधित है। मतलब जब सभी चीज़ों पर ध्यान दिया गया कि सभी फसलों को बराबर बराबर उत्पादित करिए, तो उस समय इस क्रांति को नाम दिया गया इंद्रधनुष क्रांति नहीं है, इंद्रधनुष क्रांति या फिर सतरंगी। मतलब बहुत सारी चीज़ों पर इसमें ध्यान दिया गया। इसको एकीकृत कहा गया। एकीकृत का मतलब होता है सभी चीज़ों को एक साथ देख करके बोना, मतलब एक साथ नज़र में ध्यान रख के बोना कि वे सभी को बराबर उत्पादित किया जाए।
तो एकीकृत क्रांति या सतरंगी क्रांति या फिर इंद्रधनुष क्रांति सभी क्रांतियों पर बराबर ध्यान देने से संबंधित है। खाकी क्रांति जो है चमड़े के उत्पादन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। खाकी क्रांति का संबंध किससे है? चमड़े के उत्पादन से। सीधा सीधा पूछा जाएगा, खाकी क्रांति का संबंध किससे है? चमड़े के उत्पादन से। धूसर क्रांति जो है सीमेंट के उत्पादन से संबंधित है। सीमेंट का धूसर कलर होता है, इस वजह से सीमेंट के उत्पादन से इस क्रांति का नाम धूसर क्रांति रखा गया। तो धूसर क्रांति ध्यान रखना सीमेंट के उत्पादन से संबंधित है। अगली क्रांति है यहाँ पर काली क्रांति। तो पेट्रोलियम जो है, जब बाइक में आप पेट्रोल डालते हो तो पेट्रोल जलने के बाद धुआं देता है, तो धुएं का कलर ब्लैक होता है, वो प्रदूषण करता है, इस वजह से इस क्रांति को कहा गया काली क्रांति। तो काली क्रांति जो है पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है। तो काली क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम से। अगली मैं यहाँ पर बात करता हूँ हरित क्रांति के बारे में विस्तार से जानकारी, कि हरित क्रांति से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी की मैं यहाँ पर बात करता हूँ। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे सीधे इससे क्वेश्चन आएंगे। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक अमेरिका का एक वैज्ञानिक था, नॉर्मन ई बोरलॉग। तो नॉर्मन ई बोरलॉग को जो है पूरी विश्व में बात करूँ, पूरे वर्ल्ड लेवल पर, तो अमेरिका के वैज्ञानिक को माना जाता है हरित क्रांति का जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को। और हरित क्रांति शब्द का जनक जो है वो विलियम गेट माना जाता है। तो हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? विलियम गेट के द्वारा दिया गया था। विलियम गेट ने जो है हरित क्रांति शब्द दिया, जबकि हरित क्रांति के जनक अमेरिका के वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। और भारत में मैं बात करूँ हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो हैं, इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो एम.एस. स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। 1966-67 के आसपास जो है पहली जब योजना अवकाश आया था, मतलब पंचवर्षीय योजना जब चल रही थी, तो उस समय पहली बार जब योजनाओं को रोका गया था, रोकने का मतलब उसको योजना अवकाश बोला जाता है। जैसे मान लो 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली, 5 साल के लिए होती थी ये पंचवर्षीय योजना। उसके बाद 56 से कब तक चली? अगली जो है 5 साल के लिए, यहाँ पर आप जोड़ोगे तो 61 तक चली। और अगली जो है कब तक चली? 61 से 5 साल चली तो 1966 तक चली। 66 के बाद जो है 2 साल का गैप आ गया, जिसे हम योजना अवकाश बोल देते हैं। तो पहला योजना अवकाश 1966-67 में जो है, उसके दौरान जो है हरित क्रांति को प्रारंभ किया गया था। और सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था गेहूं के उत्पादन पर। मतलब हरित क्रांति जब की गई थी तो उस समय गेहूं को लोगों ने ज़्यादा बोया था, और गेहूं का उत्पादन पूरे भारत में सबसे ज़्यादा हो गया था। पंजाब राज्य से जो है इसकी हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। पंजाब में सबसे पहले गेहूं की फसल को ज़्यादा बोया गया था। हरित क्रांति का मतलब उस फसल को ज़्यादा बोना, उसकी कमी को पूरा करना। जब कमी हो जाती है कोई चीज़ की तो उसकी क्रांति लाई जाती है, मतलब उस फसल को सब जगह जो है बोया जाता है पूरे देश में। तो हरित क्रांति जो है पंजाब से स्टार्ट हुई थी, और गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा इस पर हुआ था। एक बार क्वेश्चन आया कि हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल पर प्रभाव पड़ा, मतलब कौन सी फसल सबसे ज़्यादा बोई गई थी? गेहूँ, चावल, जौ, चना, ऐसे। तो उसमें ध्यान रखना था गेहूँ आंसर था, क्योंकि गेहूँ का सर्वाधिक जो है प्रभाव पड़ा था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हरित क्रांति के जनक अमेरिका के वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलॉग, हरित क्रांति शब्द के जनक विलियम गेट, भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में प्रथम योजना अवकाश के दौरान प्रारंभ किया गया। सर्वाधिक हरित क्रांति का प्रभाव गेहूं की फसल पर पड़ा। हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब राज्य से मानी जाती है, और चावल की IR8 किस्म और गेहूं की K68 किस्म का प्रयोग किया गया। देखिए हरित क्रांति के समय चावल की फसल भी बोई गई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन गेहूं का हुआ था, तो यह ध्यान रखना है। तो चावल की IR8 किस्म को बोया गया था। IR8 नाम से एक किस्म आती है चावल की, उसको बोया गया था हरित क्रांति के समय। और गेहूं की K68 नाम की किस्म को, गेहूं की K68 किस्म को बोया गया, चावल की IR8 को बोया गया था। तो यह आपको ध्यान रखना है, लेकिन गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक हुआ था। अब मैं बात करता हूँ श्वेत क्रांति के बारे में। श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अब देखिए इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? गुजरात से। श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी गुजरात राज्य से, और इसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रारंभ किया गया। अब श्वेत क्रांति के दौरान ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, और ऑपरेशन फ्लड में क्या किया गया? दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसको प्रारंभ किया गया। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन को बढ़ावा देने से। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। ये श्वेत क्रांति के समय चलाया गया था, मतलब दूध उत्पादन ज़्यादा करवाओ।
तो गुजरात से श्वेत क्रांति प्रारंभ की गई। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है इसके जनक माने जाते हैं। अब कुछ कृषि जो फसलें हैं उनमें रोग हो जाते हैं, उनके बारे में बात करता हूँ। जैसे एक कैंकर नाम से एक रोग है जो नींबू की फसल में जो है लग जाता है। नींबू का जो पौधा होता है उसमें एक रोग लगता है जिसे हम कैंकर रोग कहते हैं। ब्लैक आर्म नाम से रोग लग जाता है कपास में, मतलब इसमें काले काले से धब्बे लग जाते हैं, उसको बोलते हैं ब्लैक आर्म, कपास में हो जाता है। टिक्का रोग ये जो है मूंगफली में हो जाता है, और मूंगफली में सफ़ेद से जो है जाल सा लग जाता है, मूंगफली के दाने खराब से हो जाते हैं, टिक्का रोग इसको हम कह देते हैं। यह मूंगफली में लगता है। अंगमारी जो है पछेती अंगमारी रोग कहते हैं इसको हम, ये आलू में लगता है पछेती अंगमारी रोग। आलू में पछेती अंगमारी रोग लग जाता है, आलू खराब हो जाता है उसमें। कंडुआ रोग जो लगता है, ये कंडुआ रोग धान में, बाजरा और गेहूँ, इन तीनों फसलों में धान बाजरा गेहूँ में कंडुआ रोग लग जाता है। धान बाजरा और गेहूँ, धान बाजरा गेहूँ इन तीनों फसलों में कौन सा रोग लग जाता है? कंडुआ रोग धान बाजरा और गेहूँ में लग जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। कैंकर रोग नींबू में लगता है, ब्लैक आर्म रोग कपास में लगता है, टिक्का रोग मूंगफली में लगता है, अंगमारी रोग जो लगता है आलू में लगता है, कंडुआ रोग जो है धान बाजरा गेहूँ इनमें लगता है। तो कंडुआ रोग धान बाजरा और गेहूँ में लगता है। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं हरित बाली रोग या फिर मृदुल आसिता के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इसमें बाली जो होती है वो थोड़ी, उस पर जो है हरा हरा सा कलर लग जाता है, धब्बे से लग जाते हैं ग्रीन ग्रीन से, तो उसको हरित बाली रोग या मृदुल आसिता, जो बाली जो है थोड़ी हरी सी होती है, जब उस टाइम जब ज़्यादा पकती नहीं है तो उस समय ये रोग लग जाता है बाजरे में, तो इसको हरित बाली रोग कह देते हैं। मृदुल आसिता के नाम से भी इस रोग को जाना जाता है। इसमें बाली जो है, बाजरे की जो बाली होती है वो ख़राब हो जाती है, तो उसकी पूरी बाल ख़राब हो जाती है उसमें। मोजेक रोग एक किस में लगता है? तंबाकू में लगता है, ये बात ध्यान रखना है। तंबाकू का मोजेक रोग, अर्थात मोजेक रोग किस में लगता है? तंबाकू में। ये रोग पूछे जाएंगे कौन सी फसल में कौन सा रोग लगता है। जैसे तुलासिता रोग ज्वार में लग जाता है, मोजेक रोग तंबाकू में, हरित बाली मृदुलासिता बाजरे में लगता है, मृदुलासिता। तुलासिता रोग जो है ज्वार में लग जाता है। टुंडू रोग किस में लगता है? गेहूं में टुंडू रोग लग जाता है। तो टुंडू रोग किस में लगता है? गेहूं की फसल जो होती है उसमें टुंडू रोग लग जाता है। श्वेत किट रोग किस में लग जाता है? सरसों में लग जाता है श्वेत किट रोग, ये आपको ध्यान रखना है। श्वेत किट रोग किस में लगता है? सरसों की फसल में श्वेत किट रोग। चित्ती रोग धान में लग जाता है, धान जो होता है उसमें चित्ती रोग लगता है। और लाल सड़न जो होता है गन्ने में, गन्ना आपने देखा होगा कभी कभी बीच में से लाल सा पड़ जाता है, उसको हम लाल सड़न कह देते हैं। गन्ने को आपने देखा होगा बीच में से जब गन्ने को काटा जाता है तो लाल लाल सा कलर दिख जाता है, तो लाल कलर जो होता है वो लाल सड़न रोग हो जाता है, इस वजह से हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। हरित बाली मृदुलासिता बाजरे में, मोजेक रोग तंबाकू में, तुलासिता रोग ज्वार में, टुंडू रोग गेहूं में, श्वेत किट रोग सरसों में, चित्ती रोग धान में और लाल सड़न रोग गन्ने में हो जाता है। अब कृषि की कुछ शाखाएं जो आपको याद रखनी होंगी, इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि सेरीकल्चर जो है ये रेशम के उत्पादन से संबंधित है, सेरीकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो है ये फलों के उत्पादन से संबंधित है, हॉर्टिकल्चर फलों के उत्पादन से। एपीकल्चर मधुमक्खी के पालन से एपीकल्चर संबंधित है। वीटिकल्चर किससे संबंधित है? अंगूर के उत्पादन से वीटिकल्चर का संबंध है। वर्मी कल्चर का संबंध केंचुए के उत्पादन से है, क्योंकि वर्मी कहा जाता है, केंचुए जैसे प्राणी होते हैं उनको वर्मी कहा जाता है, तो वर्मी कल्चर जो है केंचुए के उत्पादन से संबंधित है। सिल्वी कल्चर जो है वन कृषि थे, वनों को बोया जाता है, तो वनों की जो कृषि की जाती है वनों में, तो उसको सिल्वी कल्चर के नाम से हम जानते हैं। पिसी कल्चर जो है मछली के उत्पादन, पिसीज वर्ग में आती हैं मछलियाँ, किस में आती हैं? बायोलॉजी में एक वर्ग चलता है पिसीज, उस पिसीज वर्ग में मछलियाँ आती हैं, तो पीसी कल्चर जो है ये पिसीज से ही आया है, तो इसको हम बोलते हैं मछली उत्पादन से संबंधित है पीसी कल्चर। फ्लोरिकल्चर जो है फूल के उत्पादन से, फ्लोवर से आया फ्लोरी, फ्लोवर जो वर्ड है, फ्लोवर का मतलब होता है फूल, और फ्लोवर से ही क्या आया है? फ्लोरी। तो फ्लोरिकल्चर जो है फलों के उत्पादन से, फूल के उत्पादन से संबंधित है। फ्लोवर का मतलब फूल, तो फ्लोरिकल्चर जो है फ्लोवर से ही आया है, तो इस वजह से फूलों के उत्पादन से। ओलेरिकल्चर जो है सब्जी के उत्पादन से माना जाता है, तो ओलेरिकल्चर जो है इसका संबंध किससे माना जाता है? सब्जी के उत्पादन से ओलेरिकल्चर का संबंध माना जाता है। हाइड्रोकल्चर जो है वो पानी में कृषि करने से संबंधित है, तो पानी में जो खेती करते हैं हम, तो हाइड्रोकल्चर उसको हम कहते हैं। तो पानी में कृषि करने से संबंधित क्या मानी जाती है? हाइड्रोकल्चर जो है पानी में कृषि से संबंधित है। महत्वपूर्ण कृषि अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं उसकी हम बात करेंगे।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर है, दुर्गापुरा में है। दुर्गापुर नहीं, दुर्गापुरा है, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। थोड़ा इसमें प्रिंटिंग में आ का डंडा इसमें भूल गए हैं, तो दुर्गापुरा है, ये ध्यान रखना है। दुर्गापुरा कहाँ पर है, जयपुर में है, और इसकी स्थापना 1943 में की गई। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, दुर्गापुरा जयपुर में। 1943 में आज़ादी से पहले केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र को स्थापित कर दिया गया था जयपुर में, दुर्गापुरा में। तो ये आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, दुर्गापुरा जयपुर में है। 1943 में इसको स्थापित किया गया था। अगली मैं बात करता हूँ, सरसों अनुसंधान निदेशालय, ये कहाँ पर है, सेवर में है। सेवर कहाँ पर है, भरतपुर में है। इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 को की गई थी। इसका संचालन ICAR के द्वारा किया जाता है। तो केंद्रीय जो ICAR जो है ये भारतीय कृषि अनुसंधान के वो है, संस्थान है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कृषि से। तो सरसों अनुसंधान जो संस्थान है, निदेशालय है, वो कहाँ पर है, सेवर भरतपुर में। 20 अक्टूबर 1993 को सरसों अनुसंधान निदेशालय की स्थापना की गई थी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि सरसों अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है। ये सेवर स्थान है एक, भरतपुर में। तो सेवर में, भरतपुर से 2-3-4 किलोमीटर के आसपास ही वहाँ पर भरतपुर में सेवर पड़ता है, पास में ही है, जस्ट वहाँ पर भरतपुर की है। तो सेवर भरतपुर में सरसों अनुसंधान के काम वहाँ पर किए जाते हैं, सरसों पर अनुसंधान किए जाते हैं। तो ये अनुसंधान निदेशालय की स्थापना 20 अक्टूबर 1993 को की गई थी सेवर में। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर स्थापित की गई, 1993 में, सेवर भरतपुर में 20 अक्टूबर को किया गया। तीसरा है केंद्रीय कृषि फार्म, इसकी स्थापना जैतसर गंगानगर में की गई। 1 अगस्त 1964 को कनाडा देश की मदद से इसकी स्थापना की गई। तो केंद्रीय कृषि फार्म कहाँ है, केंद्रीय कृषि फार्म जो है ये जैतसर गंगानगर में है। 1 अगस्त 1964 को कनाडा की सहायता से इसकी स्थापना की गई, 1 अगस्त 1964 को। तो केंद्रीय कृषि फार्म कहाँ है, जैतसर गंगानगर। केंद्रीय कृषि फार्म कहाँ है, जैतसर गंगानगर में है। स्थापना 1 अगस्त 1964 को कनाडा की सहायता से की गई। तो केंद्रीय कृषि फार्म की मैं बात करूं तो केंद्रीय कृषि फार्म कहाँ पर है, जैतसर गंगानगर में है। 1 अगस्त 1964 को इसकी स्थापना की गई, कनाडा देश की सहायता से। 1 अगस्त 1964, 1 अगस्त 1964 को कनाडा की सहायता से जैतसर गंगानगर में केंद्रीय कृषि फार्म की स्थापना की गई। तो केंद्रीय कृषि फार्म की स्थापना कहाँ की गई, जैतसर गंगानगर में की गई। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जैतसर गंगानगर। तो गंगानगर के ये स्थान आपको याद रखना है। केंद्रीय कृषि फार्म कहाँ पर है, गंगानगर में है, जैतसर नामक स्थान पर 1964 में केंद्रीय कृषि फार्म की स्थापना की गई थी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो बार बार आता रहता है, राष्ट्रीय बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र। तो बेर पर और खजूर पर जो अनुसंधान का काम किया जाता है, जोहड़बीड़ बीकानेर में किया जाता है। 1978 में इसको स्थापित किया गया था। तो राष्ट्रीय बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये जोहड़बीड़ में है, बीकानेर के जोहड़बीड़ स्थान पर है। तो वहाँ पर राष्ट्रीय बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र है, जोहड़बीड़ बीकानेर में। 1978 में इसकी स्थापना की गई, ये आपको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय बेर एवं अनुसंधान खजूर का जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है, जोहड़बीड़ बीकानेर, 1978 में। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान। तो बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, बागवानी से याद आने चाहिए, बागवानी बीचवाल, बागवानी बीचवाल, मतलब केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये बीचवाल बीकानेर में है। और इसकी स्थापना 1993 में की गई। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान। तो बागवानी से रिलेटेड जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है, बागवानी बीचवाल। तो बा से बा यहाँ पर याद रखना है, बागवानी बीचवाल, 4 शब्दों का बागवानी, 4 शब्दों का बीचवाल। तो बीचवाल बीकानेर में स्थान है। 1993 में इसकी स्थापना की गई थी, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला ये भी बार बार पूछा जाता है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तबीजी स्थान है एक, अजमेर में। बीजीय तबीजी, बीजीय तबीजी, स्थापना 2000 ईस्वी में की गई, सन 2000 में इसकी स्थापना की गई। तो यहाँ पर बीजीय से याद आना चाहिए तबीजी, बीजीय तबीजी, ठीक है। वहाँ पर बागवानी बीचवाल, तब याद होगा, ये आपको बार बार लोगे। केंद्रीय बागवानी, केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान बीचवाल बीकानेर, स्थापना 1993। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान बीजीय तबीजी अजमेर, स्थापना 2000। पशु आहार संयंत्र कहाँ पर है, ये भी तबीजी अजमेर में है। पशु आहार संयंत्र तबीजी अजमेर, पशु आहार संयंत्र कहाँ पर है, तबीजी अजमेर में है।
चारा बीज उत्पादन फार्म कहाँ पर है? मोहनगढ़ जैसलमेर में चारा बीज उत्पादन फार्म मोहनगढ़ जैसलमेर। चारा बीज उत्पादन फार्म कहाँ है? मोहनगढ़ जैसलमेर में। ग्वारगम अनुसंधान विकास केंद्र कहाँ पर है? बोरानाडा जोधपुर में। अब देखिए ग्वारगम जो है, ग्वार को हम बोरी में भर देंगे तो इसको बना दिया मैंने बोरानाडा। तो यहाँ पर ग्वारगम अनुसंधान केंद्र विकास केंद्र जो है वो कहाँ पर है? बोरानाडा में है, और बोरानाडा स्थान जोधपुर में है। ग्वारगम अनुसंधान केंद्र बोरानाडा जोधपुर। मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये बांसवाड़ा जिले में मक्का अनुसंधान केंद्र, आपको ध्यान रखना है। मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा। बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बाड़मेर में बाजरे का अनुसंधान का केंद्र जो है स्थापित किया गया है। कपास का अनुसंधान केंद्र गंगानगर में है। बाजरे का बाड़मेर में, कपास का गंगानगर में, और राई का अनुसंधान केंद्र भरतपुर में है, क्योंकि राई सरसों जैसी होती है। सरसों का अनुसंधान केंद्र भरतपुर में है, सेवर में। और राई का भी कहाँ पर है? भरतपुर में है। ज्वार का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? वल्लभ नगर उदयपुर में जो है ज्वार का अनुसंधान केंद्र है, वल्लभ नगर उदयपुर। ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये बांसवाड़ा जिले में है। चावल का अनुसंधान यहाँ पर किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर बता देता हूँ एक बार। केंद्रीय शुष्क बागवानी बीचवाल बीकानेर सन 1993। बीजीय मसाला अनुसंधान तबीजी अजमेर सन 2000। बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र काफ़ी बार ये पूछा गया है ये क्वेश्चन। पशु आहार संयंत्र ये भी तबीजी अजमेर में है। और चारा बीज उत्पादन फार्म जो है ये कहाँ पर है? मोहनगढ़ जैसलमेर में है। ग्वारगम अनुसंधान, बोरी में भर दिया ग्वार को तो बोरानाडा जोधपुर। मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बाड़मेर में है। और उसके बाद में बात करता हूँ कपास का गंगानगर में, राई का भरतपुर में, ज्वार का वल्लभ नगर उदयपुर में, चावल का कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। अब ये महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के आंकड़ों सहित ये मैंने जोड़े हैं, इनमें नए आंकड़े हैं। तो राजस्थान में प्रति व्यक्ति जोत का आकार कितना है? 2.73 हेक्टेयर है। मतलब हर व्यक्ति के पास 2.73 के आसपास हेक्टेयर जमीन है। ठीक है, तो जोत का आकार कितना है प्रत्येक मनुष्य के पास, प्रत्येक व्यक्ति के पास राजस्थान में? 2.73 हेक्टेयर। 2021-22 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार राज्य में प्रचलित मूल्य पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान 30.23% है। 30.23%। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा की सीधा पूछा जाएगा, इसमें एक अक्षर चेंज नहीं किया जाएगा। कौन से मूल्यों पर है ये ध्यान रखना है? प्रचलित मूल्यों पर। क्या है प्रचलित मूल्यों पर? सकल राज्य मूल्यवर्धन में, सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान। सकल राज्य मूल्यवर्धन को हम कहते हैं GSBA। GSVA। जी का मतलब होता है ग्रॉस, एस का मतलब स्टेट, वी का मतलब होता है वैल्यू, और ए का मतलब होता है वर्धन, वर्धन से रिलेटेड है ये। तो GSBA का मतलब सकल राज्य मूल्य वर्धन, GSBA। तो प्रचलित मूल्यों पर पूछा गया है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान कितने परसेंट है? 30.23%। ये नया आंकड़ा है, बिल्कुल ताज़ा। ये पूछा जा सकता है आपसे कि सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित मूल्यों पर, एक तो स्थिर मूल्य होते हैं, एक प्रचलित मूल्य। तो यहाँ पर प्रचलित मूल्य की बात करी गई है। प्रचलित मूल्य पर कृषि का योगदान कितना है? 30.23% है। भारत में प्रति 5 वर्ष के पश्चात कृषि विभाग और सहकारिता विभाग के द्वारा कृषि की गणना की जाती है। जैसे पशु गणना भी 5 साल में की जाती है, उसी प्रकार कृषि की गणना भी हर 5 साल में की जाती है। कृषि विभाग और सहकारिता विभाग दोनों मिलकर के इसको काम को करते हैं। तो कृषि विभाग और सहकारिता विभाग दोनों के द्वारा मिलकर के इस काम को, कृषि की गणना को किया जाता है हर 5 साल में। राजस्थान में सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल कहाँ पर है? बाड़मेर जिले में क्षेत्रफल तो कृषि का बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर जो है बोया कम जाता है फसलों को। क्षेत्रफल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर रेतीला स्थान है ना, इस वजह से उन जगहों पर हम फसल को बोते नहीं हैं, उन क्षेत्रों में जहाँ पर रेत ज़्यादा है। तो राजस्थान में सर्वाधिक कृषि वाला क्षेत्रफल वाला जिला जो है बाड़मेर है, लेकिन न्यूनतम कृषि क्षेत्रफल राजसमंद में है। राजसमंद में तो कृषि का क्षेत्रफल है ही बहुत कम, लेकिन बाड़मेर में क्षेत्रफल तो ज़्यादा है, लेकिन बोते कम जगहों पर, क्योंकि वहाँ का क्षेत्रफल तो ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर मिट्टी विट्टी रेगिस्तानी चीज़ें ज़्यादा हैं, इस वजह से वहाँ पर कम जगहों पर बोया जाता है, क्षेत्रफल ज़्यादा होने के बाद भी। जबकि राजसमंद में तो क्षेत्रफल ही कम है कृषि का। तो सर्वाधिक कृषि का क्षेत्रफल बाड़मेर और न्यूनतम कृषि का क्षेत्रफल जो है राजसमंद में है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान को कृषि जलवायु दृष्टि से कितने खंडों में बांटा गया है? 10 प्रखंडों में बांटा गया है, 10 खंडों में। 10 ऑप्शन में देगा वो 8, 9, 10, 11। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ध्यान रखना है कृषि को 10 खंडों में बांटा गया, कृषि जलवायु को। तो राजस्थान को कृषि जलवायु की दृष्टि से मैं बात करूँ तो 10 खंडों में बांटा गया है।
जिनमें सबसे बड़ा जो प्रखंड है वो है अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, जो कि कितने परसेंट है? अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र जो है ये 7.70% है। 7.70 अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र जो है ये सबसे बड़ा खंड माना जाता है कृषि जलवायु की दृष्टि से। और ये खंड कहाँ पर है? बीकानेर में, जैसलमेर में और चूरू जिले में। बीकानेर, जैसलमेर और चूरू, इन जिलों में खंड जो है आंशिक सिंचित क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। ये सबसे बड़ा प्रखंड है अति शुष्क आंशिक सिंचित। अति शुष्क है और आंशिक सिंचित है, ठीक है। तो मतलब शुष्क ज़्यादा है और सिंचित कम है। तो अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र कितने क्षेत्र परसेंट पर है? 7.70% पर ये अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र फैला हुआ 7.70 पर। और बीकानेर, जैसलमेर और चूरू जिले में फैला हुआ है। जबकि सबसे छोटा प्रखंड कौन सा है? नम दक्षिणी मैदान, जो कि 1.72% है, केवल 1.72% है। सबसे कम सबसे छोटा प्रखंड कौन सा है? नम दक्षिणी मैदान, 1.72% पर, जो कि उदयपुर में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, दक्षिण राजस्थान में। वो पश्चिमी में फैला हुआ था। सबसे बड़ा प्रखंड जो था अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र 7.70%, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू में फैला हुआ था। जबकि जो सबसे छोटा प्रखंड है नम दक्षिणी मैदान, वो 1.72% है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिलों में ये फैला हुआ है। 17 दिसंबर 2019 को राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 जारी की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृषि प्रोत्साहन नीति कब जारी की गई थी? 2019 में। 2019 में भी कब? 17 दिसंबर को, ठीक है। तो ये याद रखना है, राजस्थान कृषि के प्रसंस्करण से रिलेटेड और कृषि के व्यवसाय से रिलेटेड और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 जो है वो 17 दिसंबर 2019 को जारी की गई राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान सरकार द्वारा 17 दिसंबर 2019 को राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 जारी की गई थी। राजस्थान किसान आयोग कब बनाया गया था? 26 नवंबर 2011 में। तो 2011 में इसको बनाया गया किसान आयोग को, 26 नवंबर 2011 को। और 26 जून 2013 को राजस्थान सरकार ने पहली कृषि की नीति जारी करी, जून 2013 में। तो किसान आयोग 26 नवंबर 2011 में किसान आयोग बना और जून 2013 में जो है राजस्थान ने पहली कृषि नीति जून 2013 में जारी की, 26 जून को। तो जून 2013 कृषि नीति। तो 26 जून याद नहीं रहे तो डायरेक्ट आप जून 2013 याद रख लीजिए। पहली कृषि नीति जून 2013 में जारी की गई। 2019-20 में राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितने परसेंट था? 52.58% था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ये 2019-20 के जो है उत्पादन की बात करी गई है यहाँ पर, शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल। देखिए ये क्वेश्चन सीधा की सीधा पूछा जाएगा कि 2019-20 में राजस्थान में शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल कितने प्रतिशत था? 52.58% था। राजस्थान में 2019-20 में कितना शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल था? इतने परसेंट क्षेत्रफल पर फसलें बोई गई थी, 52.58% पर। देखिए अब 21-22 में जो है 2019-20 के आंकड़े पढ़े जाते हैं और 21-22 के आंकड़े 22-23 में पढ़े जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना है आपको। तो 2019-20 में राजस्थान में शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल जो था 52.58% था। राजस्थान में सर्वाधिक कृषि की सघनता वाला जिला जो है हनुमानगढ़ जिला जो है कृषि की सघनता वाला जिला माना जाता है। राजस्थान में कृषि की सघनता वाला जिला कौन सा? हनुमानगढ़ जिला। राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर की स्थापना 1987 में की गई थी। 9 जून 2009 को इसका नाम बदल करके स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय 9 जून 2009 को बनाया गया। तो बीकानेर जो कृषि विश्वविद्यालय था 1987 में जो बना था, 9 जून 2009 को इसको नाम बदल दिया गया था। एक कृषि जो बीकानेर का जो कृषि विश्वविद्यालय था इसका नाम बदल करके स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय 2009 में किया गया था। जबकि उसको बनाया 1987 में उसको बनाया गया था कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर को, और 9 जून 2009 को इसका नाम बदल दिया गया और स्वामी केशवानंद इसका जो कृषि विश्वविद्यालय नाम रख दिया गया। वर्तमान में 5 कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान में, एक बीकानेर में, उदयपुर में, कोटा, जयपुर और जोधपुर। बीकानेर, उदयपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर। राजस्थान में मैं बात करूं तो 5 कृषि निर्यात जोन हैं। एक गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, पाली और बाड़मेर। गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, पाली और बाड़मेर। पश्चिमी राजस्थान में है ये 5 कृषि निर्यात जोन, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, पाली और बाड़मेर में।
तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर है, राजस्थान में सर्वाधिक रासायनिक उर्वरकों का उपभोग करने वाला जिला कौन सा है? गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा। तो ये ज़िले जो हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया जाता है। जब खेती करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा खाद डालते हैं, जैसे यूरिया वगैरह और भी जो रासायनिक खाद होते हैं उनको ज़्यादा डाला जाता है। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग ज़्यादा गंगानगर, हनुमानगढ़ और कोटा ज़िले में किया जाता है। आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पर राजस्थान का मोटे अनाज के उत्पादन में देश में दूसरा स्थान है। तो राजस्थान मोटे अनाजों की बात करूँ तो मोटे अनाजों के उत्पादन में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। राष्ट्रीय दलहन मैं गंगानगर की बात करता हूँ तो गंगानगर जो है उसको अन्न का भंडार या अन्न का कटोरा के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर गेहूँ का उत्पादन वगैरह ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर गेहूँ का उत्पादन होने की वजह से इसको अन्न का भंडार कहते हैं, क्योंकि खाने की चीज़ अन्न जो है यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। तो गंगानगर को हम अन्न का भंडार कह देते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, रीट में भी आ चुका है, अन्न का भंडार गंगानगर। अब देखिए, राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम जिसे एनपीडी की डीपी के नाम से भी हम जानते हैं, इसे 1986-87 से प्रारंभ किया गया था। तो राष्ट्रीय दलहन के विकास का जो कार्यक्रम स्टार्ट किया गया 1986-87 में किया गया। और राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है ये राजस्थान के 24 जिलों में चलाया जा रहा है। ये पूछा जा सकता है, आर्थिक समीक्षा में सीधा सीधा दिया हुआ है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने जिलों में चलाया जा रहा है। तो बागवानी मिशन 24 जिलों में ये चलाया जा रहा है। ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन 24 जिलों में चलाया जा रहा है। राजस्थान का प्रथम किसान भवन 2005 में जयपुर में स्थापित किया गया था। तो पहला किसान भवन की स्थापना जयपुर में 2005 में की गई थी। फसलों को हम बदल बदल कर जब बोते हैं तो इसको क्या कहते हैं? हम सस्यावर्तन अथवा फसल चक्र के नाम से जानते हैं। जैसे कई फसलों को बदल बदल के बोया जाता है तो उस फसल चक्र को हम क्या कह देते हैं? सस्यावर्तन के नाम से जानते हैं। तो ये बातें हैं, बेसिक बातें ध्यान रखनी होंगी। राजस्थान राज्य बीज निगम, जिसे हम राज सीड के नाम से भी जानते हैं, ये जयपुर में है और इसकी स्थापना 28 मार्च 1978 को की गई। तो राजस्थान राज्य बीज निगम की स्थापना जयपुर में की गई 28 मार्च 1978 को। तो मार्च 1978 में राजस्थान राज्य बीज निगम की स्थापना की गई। तो राजस्थान राज्य बीज निगम की स्थापना अर्थात राज सीड की स्थापना जयपुर में 28 मार्च 1978 को की गई। डूंगरपुर जिले को राजस्थान का प्रथम जैविक जिला कह देते हैं और उदयपुर के घाटी गांव को जो है राजस्थान का प्रथम जैविक गांव घोषित किया गया। तो डूंगरपुर जिला जो है वो राजस्थान का प्रथम जैविक जिला है और उदयपुर का जो घाटी गांव है वो पहला जैविक गांव है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राजस्थान का प्रथम जैविक जिला डूंगरपुर, राजस्थान का जो प्रथम जैविक गांव घाटी गांव उदयपुर, डूंगरपुर उदयपुर। तो डूंगरपुर जिले को तो जैविक जिला कहते हैं, जबकि उदयपुर के घाटी गांव को राजस्थान का प्रथम जैविक गांव घोषित किया गया। राजस्थान का प्रथम जैविक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? झालावाड़ में जैविक अनुसंधान केंद्र है। राजस्थान का पहला जैविक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये झालावाड़ जिले में। सीधा याद रखना है आपको, ये चीज़ें आपको सीधी याद रखनी पड़ेंगी, इनमें कोई बदलाव नहीं करना है एक भी अक्षर का। राजस्थान का प्रथम जैविक अनुसंधान केंद्र झालावाड़ में है। अब मैं बात करता हूँ ढिंडोल गांव जो है, ये ढिंडोल गांव जो है बस्सी जयपुर में पड़ता है। इसको राजस्थान में ड्रैगन फ्रूट जो होते हैं उनकी खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब मुख्य केंद्र बनाया गया है इसको। ड्रैगन फ्रूट की यहाँ पर खेती की जाएगी। तो ढिंडोल गांव ध्यान रखना है आपको, बस्सी जयपुर में पड़ता है। यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट की खेती की जाएगी। ड्रैगन फ्रूट के लिए इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है, ढिंडोल गांव बस्सी जयपुर। अगला आता है जैसलमेर जिले का सागरा भोज का गांव जो है, इसमें इजराइल की सहायता से खजूर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। तो खजूर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? जैसलमेर जिले में सगरा भोजरा गांव में, क्योंकि वहाँ पर खजूर जो है ज़्यादा बोया जाता है, खजूर के पेड़ ज़्यादा लगे होते हैं जैसलमेर जिले में। तो वहाँ पर सगरा भोजरा गांव जो है, सगरा भोज का गांव जो है, वहाँ पर इजराइल की सहायता से खजूर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। अनार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? बस्सी जयपुर में है। अनार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? बस्सी जयपुर में। संतरा उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? कोटा में है। अनार उत्कृष्टता केंद्र बस्सी जयपुर, संतरे का उत्कृष्टता केंद्र जो है कोटा में। आम उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? धौलपुर में है। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर? टोंक में है। तो ये डायरेक्ट आपको ध्यान रखने होंगे। अनार उत्कृष्टता केंद्र जो है बस्सी जयपुर, संतरा उत्कृष्टता केंद्र जो है कोटा में है, आम उत्कृष्टता केंद्र जो है धौलपुर में है और अमरूद का टोंक में है।
आम का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? आम उत्कृष्टता केंद्र यहाँ पर जो है धौलपुर में है। और जबकि अमरूद उत्कृष्टता केंद्र, उत्कृष्टता का मतलब यहाँ पर इनकी अच्छी नस्ल को विकसित किया जाएगा। तो अनार उत्कृष्टता केंद्र बस्ती जयपुर में, संतरा उत्कृष्टता केंद्र कोटा में है, आम उत्कृष्टता केंद्र धौलपुर में, अमरूद उत्कृष्टता केंद्र जो है ये टोंक जिले में है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पर है? सूरतगढ़ गंगानगर में है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1956 को रूस की सहायता से की गई थी। तो 15 अगस्त 1956 की मैं बात करूँ तो 15 अगस्त 1956 को रूस देश की सहायता से जो है एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म जो है सूरतगढ़ गंगानगर में बनाया गया 1956 में। 15 अगस्त के दिन उसकी स्थापना की गई थी। एशिया के सबसे बड़े कृषि फार्म की स्थापना सूरतगढ़ गंगानगर में की गई। कृषि का ये बहुत बड़ा फार्म है सूरतगढ़ में, सूरतगढ़ गंगानगर जिले में है। तो वहाँ पर 15 अगस्त 1956 को रूस ने जो है इसमें मदद करी थी इस कृषि फार्म को बनवाने में। और एक योजना को भी सूरतगढ़ से स्टार्ट किया गया था 19 फरवरी 2015 को गंगानगर के सूरतगढ़ से। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उसको मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को जो है प्रारंभ किया गया था। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो प्रारंभ की गई थी मिट्टी की अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी बनाने के लिए, तो जो है ये योजना 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ के गंगानगर से जो है गंगानगर के सूरतगढ़ से जो है इसको प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ किया गया? 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ये योजना पूछी जा सकती है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कहाँ से प्रारंभ की गई? सूरतगढ़ गंगानगर से इसको प्रारंभ किया गया मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को, और 19 फरवरी 2015 को प्रारंभ किया गया था। आगे देखते हैं हम 26 मई 2015 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली से डीडी किसान चैनल की शुरुआत की गई थी। तो एक किसान चैनल बनाया गया। अब इस पर किसानों से रिलेटेड जो खेती से रिलेटेड चीज़ें इस पर दिखाई जाती हैं इस चैनल पर। इसको डीडी किसान चैनल कहते हैं। तो जो साइंस भवन है, साइंस हाउस जो है दिल्ली में, नई दिल्ली में विज्ञान भवन जो है, वहाँ से मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, इसकी शुरुआत की गई थी इस चैनल की। तो टीवी पर इसको दिखाया जाता है, डीडी किसान चैनल नाम से चैनल है, आप देख सकते हो। 26 मई 2015 को इसको स्टार्ट किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। राजस्थान में सर्वाधिक जैतून की खेती बीकानेर, नागौर और जालौर जिले में होती है। बीकानेर, नागौर और जालौर, ये तीनों आपको याद रखने हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक जैतून की खेती कहाँ होती है? बीकानेर, नागौर, जालौर। बीकानेर, नागौर, जालौर में सर्वाधिक जैतून की खेती राजस्थान में होती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक जैतून की खेती कहाँ से होती है? बीकानेर से, नागौर से, जालौर से। बीकानेर, नागौर, जालौर में जैतून की खेती राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ होती है? बीकानेर, नागौर और जालौर में जैतून की खेती सर्वाधिक होती है। बीकानेर, नागौर, जालौर। जैतून की खेती राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ होती है? बीकानेर, नागौर और जालौर जिले में जैतून की खेती का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। बीकानेर में, नागौर में और जालौर, ये रेगिस्तानी जिले बीकानेर, नागौर, यहाँ पर जैतून का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। जैतून की प्रथम तेल की रिफाइनरी 2014 में लूणकरणसर बीकानेर में की गई थी। तो पहली जैतून की रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की गई? 2014 में लूणकरणसर बीकानेर में जो है प्रथम जैतून की रिफाइनरी लगाई गई 2014 में। कहाँ पर? लूणकरणसर बीकानेर में। जैतून के तेल का उत्पादन करने वाला पहला राज्य राजस्थान है और इसे राज ऑलिव ब्रांड नाम से जैतून के तेल को बेचा जाता है। तो राज ऑलिव ब्रांड नाम से इसका तेल बेचा जाता है, जैतून का तेल। और राजस्थान इसके उत्पादन में पहले स्थान पर है। सबसे ज़्यादा बीकानेर, नागौर, जालौर में इसका उत्पादन होता है। लूणकरणसर बीकानेर में जैतून की रिफाइनरी 2014 में लगाई गई थी। एशिया का प्रथम जैतून के पत्तों से ऑलिव ग्रीन टी बनाने का संयंत्र बस्सी जयपुर में स्थापित किया गया। मतलब ऑलिव ग्रीन टी नाम से एक जो है इसका एक संयंत्र लगाया गया, कहाँ पर? बस्सी जयपुर में। तो जैतून के पत्तों से इसको लगाया गया ऑलिव ग्रीन टी बनाने का एक संयंत्र बस्सी जयपुर में। पूरे एशिया महाद्वीप के प्रथम संयंत्र है। 7 फरवरी 2009 को राजस्थान सरकार द्वारा प्रतापगढ़ जिले से कृषक ऋण माफी योजना प्रारंभ की गई। मतलब किसानों के ऋण को माफ़ किया गया। 7 फरवरी 2019 को राजस्थान सरकार ने प्रतापगढ़ से इसको स्टार्ट किया था, इस योजना को। तो किसानों के जो ऋण माफ़ किए गए कृषकों के, वो प्रतापगढ़ जिले में इसकी घोषणा की गई माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 7 फरवरी 2019 को। तो फरवरी 2019 में कृषक ऋण माफी योजना प्रारंभ की गई। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आर्थिक समीक्षा में दे रखा है सीधा सीधा, तो वहाँ से मैंने इसको लिखा है। तो 7 फरवरी 2019 को राजस्थान सरकार के द्वारा प्रतापगढ़ जिले से कृषक ऋण माफी योजना प्रारंभ की गई। 7 से 9 जून 2019 को बांसवाड़ा में मैंगो फेस्टिवल मनाया गया था। तो मैंगो फेस्टिवल जो है सब कहाँ मनाया गया?
बांसवाड़ा जिले में 7 से 9 जून 2019 को मनाया गया। मैंगो फेस्टिवल नाम से मनाया गया। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने 2007 में और नीति जारी की थी, बायोफ्यूल नीति, उसको 2018 में संशोधित किया गया था। तो बायोफ्यूल नीति जो जारी की गई, बायोफ्यूल का मतलब जैव ईंधन जो होते हैं वो, जो पेड़ पौधों से जो बनाए जाते हैं, डीजल वगैरह, पेट्रोल वगैरह, जैसे रतन जोत से बनाया जाता है, तो वो बायोफ्यूल होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये नेचुरल नहीं होते हैं बायोफ्यूल, ये बनाए जाते हैं पेड़ पौधों से। तो कृत्रिम रूप से ये बनाया जाता है डीजल वगैरह, तो उसको हम बोलते हैं बायोफ्यूल। लेकिन जो नेचुरल, जो रेगिस्तानी जगहों से, जैसे बाड़मेर से वगैरह से तेल के कुएँ होते हैं, वहाँ से निकाला जाता है, वो नेचुरल होता है। जबकि पेड़ पौधों से जो बनाया जाता है वो आर्टिफिशियल तेल होता है, डीजल पेट्रोल होते हैं। तो राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने 2007 में बायोफ्यूल नीति जारी की थी और 2018 में इसको संशोधित कर दिया गया था, इस नीति को। जयपुर, भीलवाड़ा, सिरोही जिलों में बायोफ्यूल के संयंत्र भी लगाए गए हैं। कहाँ पर? जयपुर में, भीलवाड़ा में और सिरोही जिले में। जयपुर, भीलवाड़ा और सिरोही जिलों में बायोफ्यूल के संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं। जयपुर, भीलवाड़ा और सिरोही, ये पूछा जा सकता है बायोफ्यूल के संयंत्र जो है कहाँ लगाए गए हैं? जयपुर, भीलवाड़ा और सिरोही में। अब एक ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में यूँ समझो आ गया। 2021-22 में राजस्थान में कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ है? 2021-22 में ये हुआ 220.25 लाख मैट्रिक टन। तो ये पूछा जाएगा आपसे कि 2021-22 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान में कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ है? तो वो हुआ है 225.20 लाख मैट्रिक टन। जबकि 2020-21 में 269.0 लाख मैट्रिक टन उत्पादन हुआ था, जो कि गत वर्ष के उत्पादन की तुलना में 16.31% कम है। देखिए 2020-21 में तो उत्पादन कितना हुआ था? 269.09 लाख मैट्रिक टन, लेकिन 2021-22 में और कम हो गया उत्पादन, केवल 225.20 लाख रह गया। तो 2020-21 का आपको याद रखना है, कितना हो गया? 225.20 लाख मैट्रिक टन। तो 2020-21 में जो उत्पादन हुआ है वो तो हुआ था 269.09 लाख मैट्रिक टन, जबकि 2021-22 में जो कुल खाद्यान्न का उत्पादन 225 मैट्रिक टन, ये काम का आया आपका, क्योंकि 2021-22 का ही वो पूछेगा। और ये कितने परसेंट कम हो गया 2020-21 से? 16.31% कम हो गया, ये भी पूछा जा सकता है, परसेंटेज भी। मतलब 2020-21 में कितना था खाद्यान्न का उत्पादन? 2020-21 में तो था 269.09 लाख, 269.09। जबकि 2021-22 की मैं बात करूं, 21-22 में हो गए 225.20। तो 225.20 लाख जो मैट्रिक टन है, ये 16.31% कम हो गया। पहले तो जो था 269 पॉइंट था, अब 225 पॉइंट कुछ हो गया। तो मतलब 2020-21 की तुलना में 16.31% ये कम हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर कृषि उत्पादन सूचकांक, आधार वर्ष 2005-06 से लेकर 2007-08 के आसपास की मैं बात करूँ तो ये जो था वो 100 के बराबर था, लेकिन 2020-21 में 204.97 हो गया। तो 2005-06 से लेकर 2007-08 के आधार वर्ष के अनुसार तो कृषि उत्पादन सूचकांक 100 था, लेकिन 2020-21 में कितना हो गया? कृषि उत्पादन सूचकांक 204.97 हो गया। ये भी आर्थिक समीक्षा में दिया गया है सीधा सीधा कि कृषि उत्पादन सूचकांक 2020-21 में कितना हो गया है? 204.97 हो गया है। तो कृषि उत्पादन सूचकांक 2020-21 में कितना हो गया? 204.97। राजस्थान में 1 जून से 30 सितंबर 2021 की अवधि की मैं बात करूं तो 1 जून से लेकर 30 सितंबर 2021 की अवधि में वास्तविक वर्षा 485.40 mm या मिमी दर्ज की गई, जो सामान्य वर्षा कितनी होती है? 414.50 मिमी की तुलना में 17.10% अधिक हो गई है। तो सामान्य वर्षा होती है 414.50 मिमी, जबकि 1 जून से 30 सितंबर 2021 की अवधि में वास्तविक वर्षा हुई थी 485। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि अधिकतम वर्षा कितनी हुई? वास्तविक वर्षा 485.40 मिमी, जबकि औसत वर्षा कितनी होती है? 414.50। तो 414 से अब लगा लो, अब 485 तक पहुंच गई। तो औसत तो होती है सामान्य वर्षा 414.50, लेकिन वास्तविक वर्षा हो गई 485.40, जो कि कितने परसेंट ज़्यादा होगी? 17.10% अधिक वर्षा हो गई। ये भी सीधा सीधा आर्थिक समीक्षा में दिया गया है, ये भी पूछा जा सकता है।
राजस्थान में पूरे मानसून 2021 के दौरान अधिकांश जिलों में असामान्य, अधिक या सामान्य वर्षा हुई है। मतलब असामान्य भी कह सकते हैं इसको हम, अधिक भी कह सकते हैं, या फिर सामान्य। आर्थिक समीक्षा में तीनों बातें लिखी गई हैं कि पूरे मानसून काल में 2021 में अधिकांश जिलों में असामान्य, अधिक या सामान्य, तीनों शब्द याद रखने हैं आपको, असामान्य, अधिक या फिर सामान्य। दो में तो ए आ गया रहा है, इसमें भी ए है, इसमें भी असामान्य, अधिक और सामान्य। जबकि गंगानगर और सिरोही जिले में कम वर्षा दर्ज की गई है। मतलब गंगानगर और सिरोही जो जिले हैं यहाँ पर वर्षा कम हुई है 2021 में। तो ये भी पूछा जा सकता है कौन से जिलों में 2021 में वर्षा कम दर्ज की गई। गंगानगर और सिरोही जिले जो हैं यहाँ पर 2021 में वर्षा कम दर्ज की गई। अगला है यहाँ पर राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। ये एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन आता रहता है और अब की बार भी इसके आने की संभावना ज़्यादा है। राजीव गांधी के नाम से एक कृषक साथी योजना चलाई गई। कृषि विपणन सहित कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में कृषक, खेतिहर मजदूर और हमालों को वित्तीय सहायता इसमें प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 2021-22 में दिसंबर 2021 तक 2087 किसानों को 32.39 करोड़ की सहायता दी जा चुकी है। कितने किसानों को दी जा चुकी है? 2000 से भी ज़्यादा किसानों को इसमें 32.39 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है। ये पूछा जा सकता है, ठीक है। 2021-22 में दिसंबर 2021 तक कितने किसानों को दी जा चुकी है? 2087 किसानों को 32.39 करोड़ की सहायता दी जा चुकी है। तो ये पूछा जाएगा राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना किससे संबंधित है? ये कृषि विपणन सहित कृषि कार्य से संबंधित है। कृषि कार्य के दौरान यदि कोई दुर्घटना में मर जाता है, कोई किसान या खेतिहर मजदूर या हमलाला, तो उसको इसमें वित्तीय सहायता दी जाएगी। और अब तक 2087 किसानों को 32.39 करोड़ की वित्तीय सहायता दिसंबर 2021 तक दी जा चुकी है। ये आर्थिक समीक्षा में सीधा दिया हुआ है। अगला है कपास की औसत उत्पादकता 2020-21 में 675 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मतलब एक हेक्टेयर में 675 किलोग्राम जो है कपास की औसत उत्पादकता हुई है। मतलब एवरेज जो कपास है वो एक हेक्टेयर में 675 किलो उत्पादित हुआ है। जबकि 1997-98 से 2001-02 की औसत उत्पादकता 337 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। मतलब 1997 से लेकर 2002 तक केवल 337 किलोग्राम ही एक हेक्टेयर में उत्पादित होता था, लेकिन 2020-21 में 675 किलोग्राम एक हेक्टेयर में उत्पादित होने लग गया कपास। तो आप समझ गए होंगे कपास 675 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादित होने लग गया है पहले की तुलना में, डबल सा हो गया लगभग। पहले 337, अब हो गया 2020-21 में 675 किलोग्राम एक हेक्टेयर में, जो कि 100.30% बढ़ गया है पहले की तुलना में। तो 2020-21 में 100.30%, तो इसका परसेंटेज निकाला जाए तो 100.30% उत्पादकता बढ़ गई है। तो ये आर्थिक समीक्षा में सीधे दिए हुए हैं। अनाज, दलहन और तिलहन की उत्पादकता में 1997 से 2001-02 की औसत उत्पादकता की तुलना में 2020-21 में क्रमशः 101.51%, 46.61% और 77.71% की वृद्धि हुई है। तो 2021-20 में बहुत सारी इसमें वृद्धि हुई है। मतलब 1997-98 में बात करूँ मैं, तो 1997-98 में अनाज, दलहन और तिलहन की उत्पादकता कितनी थी? 101.51%। 2001-02 में घट गई थोड़ी सी, 46.61% हो गई। और अब 2020-21 में कितनी हो गई? 77.71% हो गई। तो आप समझ गए होंगे, पहले तो ज़्यादा थी, फिर घटी, फिर बढ़ गई। तो पहले अनाज, दलहन और तिलहन की उत्पादकता 1997-98 में कितनी थी? 101.51। 2001-02 में कितनी हो गई? 46.61। 101 पर से 46 हो गई। उसके बाद जो है 2020-21 में 77.71% की वृद्धि हो गई। अगला है यहाँ पर कृषि एवं संबंध क्षेत्र के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSBA में स्थिर मूल्य पर, अर्थात 2011-12 के मूल्यों पर 2021-22 में GSBA का मतलब होता है सकल राज्य मूल्यवर्धन में 5.04% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। तो स्थिर मूल्यों पर कितनी वृद्धि हुई है GSBA में? 5.04%। स्थिर मूल्य पर हुई है 5.04% वृद्धि, जबकि प्रचलित मूल्य 2011-12 के अकॉर्डिंग 2021-22 में 10.57% की वृद्धि हुई है। तो स्थिर मूल्य पर तो केवल 5.04%, जबकि प्रचलित मूल्य पर डबल से भी ज़्यादा है। तो उसके स्थिर मूल्य की डबल से भी ज़्यादा। तो स्थिर मूल्य 2011-12 और प्रचलित मूल्य भी 2011-12 पर बात करूँ 2021-22 में 10.57% की वृद्धि हुई है GSBA में। तो GSBA का मतलब सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर मूल्य पर तो 5.04% वृद्धि, जबकि प्रचलित मूल्य पर कितनी हुई है? 10.57% की वृद्धि। तिलहन का उत्पादन 2021-22 में कितना मीट्रिक टन हो गया है?
92.04 लाख मेट्रिक टन का अनुमान है। मतलब तिलहन का उत्पादन 2021-22 में कितना होने का अनुमान है? 92.04 लाख मेट्रिक टन। ये आंकड़ा सीधा पूछा जाएगा आपसे, तिलहन का उत्पादन 2021-22 में कितना होने का अनुमान है? 92.04 लाख मेट्रिक टन। 92.04 लाख मेट्रिक टन होने का अनुमान है। कपास का उत्पादन कितना होने का अनुमान है 2021-22 में? 23.31 लाख गांठें। मतलब कपास की जो है 2021-22 में 23.31 लाख गांठें उत्पादित होने की संभावना है। 23.31 लाख गांठें। जबकि 92.04 लाख मेट्रिक टन तिलहन का उत्पादन होने की संभावना है। 23.31 लाख गांठें जो हैं कपास के उत्पादित होने की संभावना है। जबकि गन्ने का उत्पादन 2021-22 में 2.47 लाख मेट्रिक टन होने की संभावना है। तो गन्ने का उत्पादन कितना हो सकता है? 2.47 लाख मेट्रिक टन। जबकि जो है कपास का उत्पादन 23.31 लाख गांठें और तिलहन का उत्पादन 92.04 लाख मेट्रिक टन और गन्ने का उत्पादन 2.47 लाख मेट्रिक टन। ये याद रखने, सीधे आंकड़े पूछे जाएंगे एग्जाम में। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर अनाज का उत्पादन 2021-22 में जो कुल उत्पादन हुआ है अनाज का, वो 182.98 लाख मेट्रिक टन अनाज का उत्पादन। जबकि दलहन का जो है 2021-22 में कुल उत्पादन 42.62 लाख मेट्रिक टन। देखिए दलहन का तो केवल 42.62 लाख, जबकि अनाज का टोटल उत्पादन 182.58 लाख मेट्रिक टन। 182.58 लाख मेट्रिक टन अनाज का उत्पादन। तो बहुत ज़्यादा अनाज का उत्पादन हो रहा है। देखिए 182.58 लाख मेट्रिक टन तो अनाज का उत्पादन हो रहा है। जबकि दलहन की बात करूँ मैं तो दलहन का केवल 42.62 लाख मेट्रिक टन दलहन का उत्पादन हो रहा है। अब एक योजना यहाँ पर आती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि 2016 में ये प्रारंभ की गई थी प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा। 2016 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। और इस योजना में खाद्यान्न फसल जैसे कि अनाज, मोटा अनाज, दालें, ये खाद्यान्न फसलें होती हैं। और तिलहन और बागवानी फसलें भी इसमें शामिल की गई हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। तो इस बीमा योजना में क्या किया गया है? इस योजना में कृषक से प्रीमियम राशि के अंतर्गत खरीफ की फसलों में 2%, खरीफ की फसलों में 2%, रबी की जो फसलें हैं उसमें 1.5% एवं वाणिज्यिक या व्यापारिक फसलें जो होती हैं उनमें 5% जो है लेकर के फसल का बीमा किया जा रहा है। मतलब जो है कृषक जो होते हैं किसान, उनके लिए फसल की बीमा के लिए जो है ये योजना, मान लीजिए कोई किसान की फसल नष्ट हो जाती है तो उसके लिए जो है प्रीमियम राशि निर्धारित की गई है, तो वो बीमा करवा सकता है। उसके बाद उनकी क्षतिपूर्ति राशि उनको दी जाएगी। तो खरीफ की फसलों के लिए केवल 2% जो है यहाँ पर प्रीमियम राशि है। खरीफ की फसलों के लिए 2%, रबी की फसलों के लिए 1.5%, जबकि वाणिज्यिक या जो बागवानी फसलें हैं उनके लिए 5% का फसल का बीमा लिया जा रहा है। और भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित निर्देशानुसार मौसम जो है खरीफ 2020 में असिंचित क्षेत्रों के लिए 30%, सिंचित क्षेत्रों के लिए 25% की अधिकतम प्रीमियम का अनुदान ही केंद्रीय अंश द्वारा वहन किया जाएगा। मतलब असिंचित क्षेत्रों के लिए 30% का और सिंचित क्षेत्रों के लिए 25% की जो अधिकतम प्रीमियम का अनुदान ही केंद्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। मतलब इसमें 30% जो असिंचित क्षेत्र है जहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर 30% जो पैसा है वो गवर्नमेंट देगी, केंद्र सरकार देगी। जब बीमा करवाएगा बीमा करवाएंगे जो किसान जहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ के किसानों के लिए 30% बीमा के लिए जो है राशि कौन देगी? केंद्र सरकार। जबकि सिंचित क्षेत्रों के किसानों के लिए केवल 25% ही पैसे जो है वो केंद्रीय सरकार जो है केंद्रीय अंश के रूप में देगी, केंद्र का अंश देगी, मतलब केंद्रीय अंश देगी। तो आपको समझ में आ गया होगा फसल बीमा योजना 2016 में प्रारंभ की गई। और इसमें फसल कौन कौन सी फसलों को शामिल किया गया है? मोटा अनाज, दालें, तिलहन और बागवानी फसलों को, जिसमें खरीफ की फसलों के लिए 2% का बीमा, रबी की फसलों के लिए 1.5% की राशि देनी पड़ेगी और वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% का फसल का बीमा किया जा रहा है। जबकि भारत सरकार के संशोधित निर्देश के अनुसार मौसम जो है खरीफ 2020 में असिंचित क्षेत्रों के लिए 30%, सिंचित क्षेत्रों के लिए 20% की अधिकतम प्रीमियम राशि का अनुदान केंद्रीय अंश द्वारा वहन किया जाएगा। और एक परियोजना और रहेगी यहाँ पर, एक योजना जिसका नाम है निधि योजना। ये निधि योजना जो है राजस्थान में राज्य में प्रीमियम अनुदान और फसल कटाई के प्रयोगों के लिए संचालित हेतु प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए ये निधि योजना चलाई गई। निधि का मतलब होता है खजाना, तो ये पैसे देने के लिए योजना चलाई गई भुगतान के लिए। राजस्थान में प्रीमियम, पूरे राज्य में प्रीमियम अनुदान और फसल की कटाई के प्रयोगों के संचालन के लिए, मतलब फसल कटाई के लिए पैसे वगैरह देने के लिए, अनुदान देने के लिए सरकार के द्वारा ये योजना निधि योजना नाम से चलाई गई।
तो साथियों ये टॉपिक कृषि नाम से टॉपिक आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। नई आर्थिक समीक्षा के आंकड़े मैंने इसमें जोड़ दिए हैं। इसके अलावा आपको कृषि से रिलेटेड एक अक्षर भी कहीं से नहीं पढ़ना है। पूर्ण रूप से टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है वो कोर्स ले सकते हैं। 699 रुपये में आपको कोर्स मिल रहा है। 9664 39 60 24 पर आप कॉन्टैक्ट करके पूरा कोर्स ले सकते हो, जिसमें साइकोलॉजी, राजस्थान जी के, इंडिया जी के और आपको जो है पूरी साइंस और जी के सब कुछ इसमें मिलेगा। साइकोलॉजी भी इसमें आपको मिल जाएगी। अलग से आप साइकोलॉजी का कोर्स लेना चाहते हैं तो मात्र 100 रुपये में आपको पूरी साइकोलॉजी का कोर्स जो है मिल जाएगा। मात्र 100 रुपये में आपको साइकोलॉजी का कोर्स जो है मिल जाएगा। आपका जो है कृषि टॉपिक पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने साथियों में शेयर करें। धन्यवाद।